एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 124 यानी 124 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो अपना फेंगयुआन था वो यहाँ पे एक बीस्ट टाइड को लेके आ रहा था नी क्लैन के ऊपर, शायद अटैक करवाने या उसकी तरफ लेके आ रहा था। और नी क्लैन के लोगों ने देख के हिल गए थे कि भाई यहाँ पे तो कोई बंदा बैठा है जो उनकी तरफ ही पूरी बीस्ट टाइड लेते हुए आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं अपना सीन। लेट्स स्टार्ट। आसमान बहुत बड़ा था और शानदार था। सफेद बादल एकदम भाई नीचे घूम रहे थे। एक ह्यूज लॉयन भाई चिल्लाते हुए, एकदम रोर करते हुए, चारों पैर हवा में एकदम उड़ते हुए सीधा बादलों में उड़ता हुआ नीचे आ रहा था। ये लॉयन बिल्कुल सफेद था, जैसे बर्फ का बना हो। उसकी मतलब एकदम हवा में हिल रहा था, एकदम बड़ा खतरनाक लग रहा था। और नीचे तेज हवा के एकदम वो लहरें टाइप की वेव्स होती है ना, ऐसे बह रही थी। लॉयन की बैक पर एक बड़ा सा चेयर था, बैठने वाला चेयर, जिस पे दो गु इमॉर्टल बैठे थे, एक मेल और एक फीमेल। फीमेल कहता है, मतलब कहती है, एक बूढ़ी औरत, अराउंड होगी करीबन 60s में होगी, और आंखें एकदम चमक रही थी, एक्साइटमेंट क्लियर थी। और जो मेल था उसका लुक भी बता देते हैं पहले। मेल था ना, यंग लुकिंग बंदा था, शार्प नोज थी और पतली लंबी आंखें थी, बॉडी से एक एक्सपीरियंस्ड ऑरा निकल रहा था। अब वो जो फीमेल थी उसका नाम था क्यूआई ही। अब वो कहती है, ग्रेट अंकल, आपका स्पीड कमाल का है, क्लाउड्स के ऊपर चल रहा है, आधे दिन में ही हम हजारों ली ट्रैवल कर गए। क्यूआई जाई, वो जो मेल था वो कहता है, ये डेसोलेट बीस्ट क्यूआई ग्रैंड लॉयन है। ये क्लाउड पर नहीं उड़ रहा, बल्कि हवा के करंट्स यानी जो वेव होती है ना, उनके ऊपर चलते हुए आ रहा है। क्यूआई ही आगे कहती है, वाओ, एक लॉयन जो एयर के करंट्स को कंट्रोल करके उड़ता है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे डेसोलेट बीस्ट का मतलब क्या होता है? क्यूआई जाई मुस्कुराया, कहा, क्यूआई ही सुनो, तुम अभी एक गो इमॉर्टल नहीं हो। बेसिक नॉलेज है तुम्हें अभी, वो भी ज्यादा पता नहीं है। इस क्यूआई ग्रैंड लॉयन की बॉडी पर क्यूआई पाथ के दाव मार्क्स हैं। मैच्योर होते ही स्काई में फ्रीली एकदम भाई घूम सकता है, उड़ सकता है, कुछ भी करता रहता है। लेकिन अब ये बहुत रेयर हो गए हैं। 5 ईयर में ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी मिलते भी नहीं है। सिर्फ व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन में ही ये मिलते हैं अब। फिर उसने और समझाया, कहा, जैसे गो मास्टर के रैंक्स होते हैं ना, वैसे ही बीस्ट के भी रैंक होते हैं। डेसोलेट बीस्ट रैंक 6 गो इमॉर्टल की पावर रखता है। एशियन डेसोलेट बीस्ट रैंक 7 की रखता है। इमोरियल डेसोलेट बीस्ट रैंक 8 के बराबर होता है। तो क्यूआई ही सोची, कहती है, इसलिए मुझे इस लॉयन से इतना डेंजर फील हुआ। अगर ग्रेट अंकल ना होते तो मैं कभी इमॉर्टल नहीं बनती। अगर मुझसे लड़ाई होती तो मैं तो मरी जाती। क्यूआई जाई असल में एक रैंक 7 का गु इमॉर्टल था, सेंचुरीज पुराना, लेकिन लाइफ स्पैन गो की वजह से यंग लगता था। उसने क्यूआई ही के फेस पर देखकर उसके थॉट समझ लिए थे। क्यूआई ही एक लड़की है और क्यूआई जाई एक लड़का। क्यूआई जाई ने शोल्डर थोड़ा सा एकदम हाथ रखा, कहा, लिटिल ही, टेंशन मत लो, सब ऐसे ही फील करते हैं शुरू शुरू में, इमॉर्टल बनने के बाद। जब मेरा काम खत्म होगा ना, हम क्यूआई सी ग्रोटो हेवन लौट जाएंगे। वहाँ तुम्हारे सीनियर्स हैं, तुम मुझसे सीखोगी। बस ध्यान से ऑब्जर्व करना और क्वेश्चंस को पूछना, ताकि और अच्छे से समझ सको। क्यूआई ही कहती है, धन्यवाद अंकल, ग्रेट अंकल। और सीरियस टोन में था, एकदम झुक के अच्छे से बोला था। क्यूआई जाओ प्राउड करते, एकदम प्राउड करते हुए फील कर रहा था। कहता है, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, बात करते हैं। थोड़ा कंफ्यूज होके क्यूआई ही पूछती है, हमारे क्यूआई क्लैन में इतने गो इमॉर्टल एल्डर्स हैं, फिर भी हम वो क्लैन और शांग क्लैन जैसी सुपर फोर्स को मतलब कॉपी क्यों नहीं करते हैं, मतलब उनके बराबर क्यों नहीं? तो क्यूआई सही कहता है, तुम ये पूछना चाहती हो कि हम अपने जूनियर्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करते और उन्हें बुली होने देते हैं, सही ना? यही पूछ रही हो ना? क्यूआई घबरा के कहती है, अरे मतलब मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहती हूँ। क्यूआई सही एकदम कहता है, अरे सुनो, मैं भी तुम्हारी एज में यही डाउट करता था। ये सब हमारे क्यूआई क्लैन के एंसेस्टर से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। वो 1000 साल पहले साउथर्न बॉर्डर के टॉप 5 एक्सपर्ट थे, हेवन सर्विंग 5 शियांग्स में से एक। नाम था क्यूआई शियांग, और हमारा क्लैन क्यूआई पाथ कल्टीवेट करता था। क्यूआई एकदम हैरान हो गई, क्या रैंक 8 गु इमोर्टल्स थे क्या हमारे पास? सर्विंग 5 शियांग्स, मतलब इनका नाम चलता था 5 शियांग्स का, यानी 5 लोग हुआ करते होंगे, पुराने जमाने की बात कर रहे हैं लोग। उनमें से एक बंदा था क्यूआई शियांग, तो उसकी बात थी। क्यूआई जय कह रहा है, हाँ, जब रैंक 9 तो नहीं थे, तब रैंक 8 सबसे टॉप पे हुआ करते थे। हेवन सर्विंग 5 शियांग साउथर्न बॉर्डर ही नहीं, पूरे 5 रीजन में फेमस थे। यूजुअली रैंक 8 इमोर्टल्स से सोलो रहते हैं, लेकिन ये 5 एक ग्रुप बनाकर व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन एक्सप्लोर करते थे। कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था। साउथर्न बॉर्डर उनकी वजह से बहुत पावरफुल था, लेकिन कुछ डिकेड्स बाद 5 शियांग अलग हो गए। तो ही की कहती है अपनी, मतलब लौंडिया जो थी क्यूआई ही कहती है,
क्यों, क्या हुआ? तो क्यूआईज़ाई कहता है डिटेल्स क्लियर नहीं है, बस सुना है कि उन्होंने व्हाइट हेवन में बड़ा सीक्रेट डिस्कवर किया। अचीवमेंट एक को मिल सकता था, यानी किसी एक को ही मिलेगा और सब चाहते थे उनको मिले, तो रिलेशनशिप बचाने के लिए उन्होंने एक बेट बनाया। बनाया ये कि 1000 साल मतलब 1000 ईयर्स का रूल, कोई भी अपने डिसेंडेंट्स को हेल्प नहीं करेगा। समझ गए? कोई भी डिसेंडेंट को हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ़ उनको अपने आप ही ग्रो देना होगा। मतलब खुद ही ग्रो करेंगे, जैसे हो सकता है खुद ही ग्रो करेंगे। और 1000 साल बाद जिसके क्लैन के सबसे ज़्यादा गो इमॉर्टल्स होंगे, वो इस चीज़ को जीत जाएगा। समझे क्या हुआ यहाँ पे? तभी अब ये समझ आ रहा है, ये जो क्यूआई क्लैन है ना, क्यूआई क्लैन, नी क्लैन, क्यूआई जो भी है, पता नहीं नी क्लैन साथ में या नहीं, लेकिन क्यूआई क्लैन का बता रहे हैं। क्यूआई क्लैन में ये था कि 5 लोग होंगे सबसे पावरफुल रैंक 8 के, जो साउथर्न बॉर्डर से लेके भाई पूरे 5 रीजन में फेमस थे। उन्होंने उनको मिला होगा एक डिस्कवरी, खतरनाक इनहेरिटेंस या कुछ मिला होगा, कुछ बढ़िया डिस्कवर करा होगा, लेकिन अब पाँचों में शर्त लग गई कि जिसका क्लैन में सबसे ज़्यादा इमॉर्टल्स होंगे वही जीतेगा। अब 5 बंदे थे और कोई भी अपने-अपने क्लैन को हेल्प नहीं कर सकता, खुद पे जितने ग्रो कर पाएँगे उतने करेंगे और जो जीत जाएगा जिसके पास ज़्यादा इमॉर्टल्स होंगे। अब आगे देखते हैं, तो क्यूआई ही कहती है, अब तो 1000 साल बीत गए, कौन जीता? क्यूआईज़ाई कहता है 1000 साल बाद 2 क्लैन्स के इक्वल गु इमॉर्टल्स थे, विनर डिसाइड ही नहीं हुआ। बाकी 3 क्लैन भी हार मानने को रेडी नहीं थे, तो फिर नेक्स्ट राउंड बेट हुआ, यानी दोबारा अगला राउंड आया। ऐसे ही 2000 3000 साल गुज़र गए। अब एंसेस्टर्स तो मर गए, लेकिन बेट अभी भी चल रही है, अभी तक वो बेट चल रही है। क्यूआई ही एकदम शॉक्ड हो गई, कहीं क्या? तो मतलब अगर ये बेट ना होता साउथर्न बॉर्डर में, मतलब ये 5 और सुपर फोर्स होते, हैं? इतना खतरनाक होता? क्यूआई से कहता है ज़रूरी नहीं, 5 में से कुछ लोन इमॉर्टल्स और डेमोनिक पाथ वाले थे। क्लैन डेवलप करना मेनली राइटियस पाथ का काम होता है। क्यूआई ही कहती है हमारे क्यूआई शियांग के अलावा और कौन थे? जैसे हम तो क्यूआई शियांग वाले हैं, ये लोग जो बात कर रहे हैं ना क्यूआई शियांग वाले हैं, और 5 शियांग्स थे, उनमें से ये एक है क्यूआई शियांग, इसके अलावा 4 और थे, अब बताया जाएगा 4 कौन थे। तो क्यूआई ज़ाई कहता है देखो क्यूआई शियांग हम हैं, नी शियांग भी थे। नी क्लैन वो याद होगा तुम्हें, अभी पिछली बार नी क्लैन पे पेंगुइन अटैक कर रहा था, तो वही नी क्लैन होगा। दूसरा बताते हैं नी क्लैन, नी शियांग, तीसरा है बाई शियांग, और चौथा होगा शू शियांग, और लास्ट है ची शियांग। ये थे 5 सर्विंग 5 शियांग्स, और अब हम नी शियांग के करंट जनरेशन है। अच्छा, मुझे लगा क्यूआई शियांग के हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये लोग नी शियांग के हैं। अरे! गलती हो गई, सॉरी। तो ये नी शियांग वाले लोग हैं, मुझे लगा पहले क्यूआई शियांग है, क्योंकि इनके नाम क्या गया क्यूआई लगा है, तो मुझे लगा क्यूआई शियांग होंगे ये। ये कह रहे हैं हम नी शियांग के लोग हैं, आगे देखते हैं। क्यूआई शियांग क्यूआई ही कहती है, उनके पास क्यों? तो क्यूआईज़ाई कहता है कुछ दिन पहले यितियान माउंटेन में एक बड़ी लड़ाई हुई, बहुत ही बड़ी लड़ाई। बहुत सारे गू इमॉर्टल्स मारे गए। क्यूआई क्लैन का एक एल्डर भी गया। हम नी शियांग के पास जा रहे हैं ताकि वो हमें ट्रुथ डिड्यूस करने में हेल्प करें। ओके, अब हुआ समझ आया कि क्या सीन चल रहा है। ये लोग हैं नी वाले, ठीक है? नी शियांग वाले लोग हैं बेसिकली, और ये नी शियांग के अंडर्स आते हैं। अब ये मेन नी शियांग वाले शायद नहीं होंगे, होता है ना कि नी शियांग के नीचे और भी नी शियांग वाले लोग आएँगे, तो ये उनमें से होंगे नी शियांग के। अब ये जा रहे हैं मेन वाले के पास रिड्यूस करने की हेल्प कैसे होगी। अब देखते हैं, क्यूआई ही हैरान हो जाती है, कहती है यितियान माउंटेन क्या? ये बैटल साउथर्न बॉर्डर का बड़ा इवेंट था जिसमें मोर्टस और इमोर्टस दोनों शामिल थे। क्यूआई ही पहले मतलब पहले भी सुना था इसने साउथर्न बॉर्डर के राइटिस पार्थ फोर्सेस जैसे यितियान माउंटेन पर अटैक किया है ताकि डेमोनिक पाथ को मिटा सके, क्योंकि कोई भी डेमोनिक पाथ इतना बोल्ड फोर्स बनाकर ओपनली काम नहीं करता। क्यूआई ज़ाई ने क्यूआई ही को यितियान माउंटेन के गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट के फुल तुरंत बता दी। क्यूआई ही फाइनली समझ गई। कहती है इमॉर्टल और मॉर्टल का फर्क क्लाउड्स और मड जैसा होता है, यानी एकदम हेवन और अर्थ जितना होता है। रैंक 4 और 5 एक्सपर्ट भी इमॉर्टल के सामने सिर्फ प्यादे होते हैं। ये एक बात है, नई गु इमॉर्टल क्यूआई ही के लिए बहुत बड़ा शौक था। क्यूआई ज़ाई अंदर ही अंदर स्माइल किया, उसे पता था कि इमॉर्टल बनने के बाद सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं मेंटेलिटी भी चाहिए होती है, वो भी चेंज करनी पड़ती है। और ये तियान माउंटेन का एग्जाम्पल क्यूआई ही की ग्रोथ के लिए परफेक्ट था, क्योंकि वहाँ पे एक साथ इतने सारे लपेट दिए गए ना, इसलिए। फिर दोनों चुप हो गए, सिर्फ क्यूआई ग्रैंड लॉयन हवा में उड़ रहा, एक तरीके से उड़ रहा था, आसमान में बादल घूम रहे थे। दुनिया बहुत ही बड़ी है, बहुत दूर दूर तक जितना देखो उतना दूर बस दिखता ही रहता है। और 4 पैर, और 4 पैर सॉरी कह दिया मैंने, है चेयर पर ना गू फॉर्मेशन की वजह से ना हवा एकदम झटके से एकदम लहरा रही थी, ना कोई शोर था। और ऐसे ऐसे नज़ारे ना मॉर्टल्स कभी देख नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि जो मॉर्टल्स होता है ना बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो फ्लाइंग एक्सपर्ट होते हैं जो उड़ पाते हैं, वरना तो मॉर्टल्स कहाँ देख पाएंगे। इमॉर्टल्स ही होते हैं ना जो इतने ऊंचे ऊंचे उड़ उड़ के सबको देख पाते थे।
क्यूआई ही स्काई को देखा और सोचा, मॉर्टल्स तो इंसेक्ट हैं, मैं अब गुई मॉर्टल हूँ। अब मुझे ये बात हमेशा याद रखनी होगी। उसका मूड नॉर्मल हो गया, माइंडसेट भी चेंज हो गया। क्यूआई जाई ने उसका ये चेंज नोटिस करा और अंदर से थोड़ा सेटिस्फाई भी फील करा कि चलो जो मैंने बताया इसको समझ तो आया। क्यूआई जाई कहता है, एक्चुअली इन पिछले हज़ारों सालों में हम हेवन सर्वेइंग 5 शियांग के डिसेंडेंट में हमारा क्यूआई क्लैन सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्रोस्पर कर रहा है। शू शियांग के डिसेंडेंट ब्लड पाथ कल्टीवेट करते हैं, अब ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए। और ची शियांग के डिसेंडेंट अपने इमॉर्टल प्राइमेसी एक तरह में बंद हो गए, अपने ही प्राइमेसी में बंद हो गए। बस खाना और आराम चाहते हैं बस, और वो बिल्कुल एक तरीके से यूज़लेस है। तो ये दोनों को तो हटा दो। शू शियांग और ची शियांग तो गए। बात रही बाई शियांग की। बाई शियांग की लास्ट ब्लड लाइन रिसेंटली ही मर गई और नी शियांग के साउथर्न बॉर्डर में ब्रांचेस हैं, लेकिन उनका कोई भी गुई इमॉर्टल अब बचा ही नहीं। तो समझे? हा, यानी एक तरीके से मतलब उनके ब्रांच नीशियांग कमज़ोर है, कहना चाह रहे हैं कि नीशियांग के साउथर्न बॉर्डर में ना ब्रांचेस हैं, लेकिन उनका कोई भी गुई मॉडल नहीं बचा। तो नीशियांग तो गए। अरे यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ना, ये लोग नीशियांग के हैं या क्युआइशियांग के? अभी कह रहे हैं हम नीशियांग वाले हैं, हम नीशियांग वाले हैं, हम नीशियांग के पास जा रहे हैं डिड्यूस करवाने, और अब कह रहे हैं कि हम क्युआइशियांग वाले हैं। और हम इन ये लोग बातें कर रहे हैं उन सब बाकी क्लैन्स की। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कौन से क्लैन के हैं। अब अगर अब लास्ट में जो समझाऊँ तो ये शायद क्यूआई है यार। ये क्यूआई वाले हैं, तभी तो ये बाकी के चारों के बारे में बता दिया कि बाकी के चारों के तो लगे पड़े हैं। जैसे इसने बोला ना शूशांग, वो तो गए, वो ब्लड पाथ कल्टीवेट करते हैं तो इस चीज़ से ही गायब। रही बात चीशियांग की, वो तो भाई बंद हो गए, अपने ही प्राइमेसी में बंद हो गए, तो वो भी इस कॉन्टेस्ट बाहर हो गए जो 5 शियांग वाला था। ये 2 गए। अब रही बात तीसरी 22 शियांग वाली, वो अपनी ब्लड लाइन रिसेंटली जो उनकी ब्लड लाइन थी पूरी खत्म हो गई। अपनी ब्लड लाइन लेके ले मरे, तो वो सारे भी खत्म, 3 खत्म। चौथे किसकी बात आई? नी शियांग की। नी शियांग के बारे में जो हमने लास्ट में सुना था, फेंगयुआन उनके ऊपर अटैक करने आ रहा है या पता नहीं जो भी करने आ रहा है वो पता नहीं। नी शियांग का हमने लास्ट देखा था। तो इसने बोला था नी शियांग की ब्रांचेस है साउथर्न बॉर्डर में बस, और उनका कोई गू इमॉर्टल बचा नहीं, क्योंकि जो बाकी गू इमॉर्टल थे वो सारे के सारे मर गए कहाँ पे? यितियान माउंटेन की बैटल में। तो अब मैं पक्का कह रहा हूँ भाई, ये लोग क्यूआई के ही हैं। जितना हम समझ चुके हैं ये क्यूआई के ही हैं और ये क्यूआई वाले हैं। तो अब ये क्यूआई ही समझ गई और बोली, इमॉर्टल बनना सच में मुश्किल है। अगर अपने हेल्प ना होती, यानी अपनों में हेल्प ना होती, आपने हेल्प ना की होती, अपने ही अपनों के अंदर हेल्प ना मिलती, तो पहले ट्रिबुलेशन में हम सभी मर जाते, मैं भी मर जाती। क्यूआई जाई हेड शेक करते हुए डीप टोन में कहता है, एक्चुअली नी क्लैन के पास सबसे ज्यादा होप थी इमॉर्टल प्रोड्यूस करने की, लेकिन इसी वजह से बाकी क्लैन ने उन्हें रोक दिया, उनको ही टारगेट बना दिया, और अब वो इतनी बुरी हालत में है कि क्या बताएं। बट शुरू होने के 3000 साल बाद नी क्लैन में एक सुपर टैलेंटेड रिफाइनमेंट पाथ गू इमॉर्टल पैदा हुआ, नीरेन। ये उनके क्लैन का लास्ट गू इमॉर्टल था। मौत से पहले उसने अपने क्लैन के फ्यूचर के लिए प्लान बनाया, उसने बेट के रूल्स को तोड़ दिए और नी क्लैन को हेल्प की। उसने इमॉर्टल गू सिलेक्ट करके उनके ब्लड लाइन में डालने का काम शुरू कर दिया। वाह, बहुत बेहतरीन ये करा था इसने। नी क्लैन, अच्छा तो फेंगयुआन भी तो एक कोई बंदे को ढूंढ रहा है ना, वो जानता है उसका फ्यूचर कुछ ब्राइट होने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ बस, मेरे को पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता फेंगयुआन ये नी क्लैन वाले में से किसी एक को चुन ले और फिर उसका साथ दे, और बाद में जाके उनके क्लैन में कुछ ऐसा वैसा तिगड़म विगड़म कर दे, कुछ भी खतरनाक वाला, और वो जो 3-4 हज़ार साल पहले जिस चीज़ के लिए लोग बेट कर रहे थे, वो खतरनाक इनहेरिटेंस या खतरनाक डिस्कवरी, वो फेंगयुआन हथिया ले जाके उस बंदे की हेल्प से, या तो लक कनेक्ट या कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। और ये क्यूआई वाले हार जाएं क्योंकि फेंगयुआन नी क्लैन की मदद कर दे। अभी तो लग रहा है नी क्लैन पे अटैक करने आ रहा है फेंगयुआन, ऐसा लग रहा है। जो अभी तक हमें पता है, लास्ट में हमने देखा था फेंगयुआन बीस्ट थर्ड, लेकिन नी क्लैन के ऊपर अटैक करने आ रहा था। देखते हैं कि क्या होगा। अपनी क्यूआई ही कहती है यहाँ पे। हाँ, इसका क्या मतलब है फिर? क्यूआई जाई कहता है, कभी-कभी ना नी क्लैन का कोई गू मास्टर अपनी ब्लड लाइन अवेकन करता है। अगर वो सर्वाइव कर जाए तो उसकी बॉडी के अंदर एक इमॉर्टल गू ग्रो होता है, जो कि किसकी बदौलत था? नी क्लैन के एक बंदे ने जो चीज़ तोड़ी थी, नी रैन या जो भी नाम का जो बंदा था, उसने एक रूल तोड़ के अपनी हेल्प करवा दी थी अपने डिसेंडेंट की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्यूआई जाई क्लाउड्स की तरफ देखते हुए बोला, नी रैन ये ट्रिक यूज की ताकि नी क्लैन में इमॉर्टस बन सके, ज्यादा आ सके। उसने इमॉर्टल गू को अपने डिसेंडेंट की ब्लड लाइन में रिफाइन कर दिया। ऐसे गू को कोई छीन नहीं सकता, रिवर्स रिफाइन भी फेल हो जाता है, और ये इमॉर्टल गू स्पेशली सिलेक्ट किए गए थे जो मॉर्टस भी यूज कर सकें। बस प्राइस बहुत हैवी हुआ करता था, बस ये था। क्यूआई ही एकदम एडमायर फील करते हुए कहती है, अगर मेरे पास इमॉर्टल गो होता शायद मैं अपना क्लैमिटी और ट्रिबुलेशन अकेले ही सर्वाइव कर लेती। तभी क्यूआई जाई थोड़ा सा सिनिस्टर यानी खतरनाक ही हंसते हुए कहता है, कोल्ड ऑरा निकालते हुए,
नी रैन ने बहुत बहुत मतलब मेहनत बहुत की, लेकिन 1000 साल में नी क्लैन ने एक भी इमोर्टल नहीं निकला। यानी उस बंदे ने अपना सब लगा दिया और ये नी क्लैन वाले चोमू एक भी इमोर्टल नहीं बना पाए। जो इमोर्टल गू उसने चुने उनका प्राइस बहुत हैवी था। मॉर्टल के हाथ में इमोर्टल गू मतलब जैसे एक बेबी के हाथ में ट्रेजर सेफ थोड़ी ना रहेगा। कब तक सेफ रहता? क्यूआईजाई कहता है, जब जब भी नी क्लैन का कोई अपने अंदर इमोर्टल गू बनाता, उसके करंट जनरेशन नी श्यांग बोलते। पहला इमोर्टल गू हमेशा एक इन्फॉर्मेशन पाथ गू होता। नाम है यस और नो। ये गू हेवन और अर्थ से इन्फॉर्मेशन लेता और मास्टर सिर्फ यस या नो बोलकर आंसर दे सकता था। लेकिन हर एक जवाब देने पर उसके 50 साल लाइफ स्पैन खत्म हो जाती। क्यूआई एकदम शॉक्ड हो गई। कहती है, क्या 50 साल लाइफ स्पैन? ऐसा वो मतलब वो निकालता था अगर कोई भी उसका पहला अवेकन करता तो इन्फॉर्मेशन पाथ का, और 50 साल खत्म हो जाते अगर यस या नो में जवाब देता। ये प्राइस इतना ह्यूज है, करंट निशियांग ऐसा विलिंगली कैसे करेगा? क्यूआई जाई बस स्माइल करता है, कुछ नहीं बोलता। क्यूआई ही थोड़ा सा ट्रम्बल करती है, यानी थोड़ी कांपती है और समझ जाती है कि हर आंसर में 50 ईयर्स लाइफ चली जाती। कोई विलिंगली नहीं करता, यानी अपनी मर्जी से थोड़ी ना करेगा कोई। लेकिन जब बात ग्रेट अंकल जैसे इमोर्टस उन पे फोर्स करें, हाँ, तो उनके क्लैन वाले जब उन पे फोर्स करे तो उनके पास चॉइस थोड़ी ना रहती, उनको करना पड़ जाता। क्यूआई ही सोचती है, लगता है हमारे क्यूआई क्लैन के एंसेस्टर ने ही नी क्लैन को आज के पैथेटिक स्टेट तक लाया है। यानी अब देखो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया इन लोगों ने कि क्यूआई क्लैन की वजह से नी क्लैन के लगे पड़े हैं। फील्डिंग सेट किसने करी? क्यूआई क्लैन ने, यानी इन लोगों ने करी थी, इनके क्लैन वालों ने। और अगर हमारा क्लैन इतनी बुरी हालत में है तो सीनियर्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं क्या? और उसके दिल में एक ठंडी सी फीलिंग आई। आगे का जर्नी चुपचाप गुजरा। क्यूआई ही बिल्कुल क्वाइट हो गई। क्यूआई जाई नेचुरली कम बोलने वाला था। अभी तक इतना बोलना सिर्फ उसने क्यूआई ही को एजुकेट करने के लिए बस करा था, वरना तो वो करता भी नहीं। वो जानता था क्लैन के एक्शंस राइटियस नहीं थे। अगर एक तरीके से नए इमोर्टल के बिलीफ मैच ना करे तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यूआई जाई ने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन क्यूआई ही अब समझ गई थी। यानी बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि देखो, ये सब ना ये जानता है कि जो उसका क्यूआई क्लैन है कितना बेकार है, कितना घटिया नीच काम करा है इसने कि नी क्लैन को इतना गंदा कर दिया। नी क्लैन वाले जब भी अवेकन करते इमॉर्टल को लाते, तो ये जो क्यूआई क्लैन वाले एंसेक्टर होते हैं, ये लोग आके ना अपने ही ब्लड लाइन वालों को मतलब अपने ही, ये देखो भले ये लोग क्लैन में अलग-अलग हैं, लेकिन हैं तो एक ही, 5 शैंक्सी तो हैं ये। तो ये अपने ही क्लैन वालों को, क्योंकि देखो नी क्लैन के पास कोई इंसेक्टर है नहीं, उनके पास कोई इमॉर्टल है नहीं, और बाय चांस कोई मॉर्टल वाला बंदा यानी रैंक 4 रैंक 5 या कोई भी मॉर्टल वाला बंदा गलती से कोई अवेकन कर लेता, कोई इमॉर्टल को निकाल लेता जो कि इन्फॉर्मेशन पाथ का सबसे पहला गो निकलता है, अगर निकाल भी लेता तो ये लोग क्या करते, उसका गू जबरदस्ती उससे यूज़ करवा देते और वो बंदे की लाइफ स्पैन खत्म हो जाती है और आगे जाके कोई और गू से मिले या इमॉर्टल बने उससे पहले उसकी लाइफ स्पैन कम होने की वजह से वो मर जाता। तो ये लोग ये क्यूआई क्लैन वाले गलती करते थे, क्यूआई क्लैन वाले हरामखोरी करते थे, जिसकी वजह से नी क्लैन की ऐसी हालत हो गई। नी क्लैन अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था क्योंकि उनके पास जो भी इमोर्टस थे वो सारे मारे जा चुके थे, उनके पास कोई इमोर्टस बचा नहीं था। तो ये बाहर के क्यूआई क्लैन वाले आके इनके ऊपर फोर्स कर देते थे। तो नी क्लैन की इतनी कुत्ते जैसी हालत क्यूआई क्लैन की वजह से हुई। और क्यूआई क्लैन में ये जो बंदी है अपनी क्यूआई ही, ये जो अभी-अभी जस्ट इमॉर्टल बनी है क्यूआई ज़ाई की वजह से, तो क्यूआई ज़ाई रैंक 7 है, उसने ये सच इसलिए इसको बताया ताकि अगर बाद में ये सच इसको कहीं और से पता चलता, कहीं दूसरे बंदे से, कहीं और से इसको पता चल जाता ये सच, तो ये सोचते कि हम तो राइटियस हैं लेकिन हम ये इतना गंदा काम कर रहे हैं, ये फिर अपने ही क्लैन के खिलाफ हो जाती और बाद में जाके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते, यानी अपने ही में दुश्मनी होती। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने क्यूआई ज़ाई ने क्या करा, पहले इसको सारा सच बता दिया ताकि इसके मन में ये ना रहे और इसको लगे कि दुनिया ऐसे ही चलती है, दुनिया ऐसे ही है। तुम नहीं लूटोगे किसी और को तो तुम्हें कोई लूट लेगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कोई ऐसा कर देगा। बेसिकली ये इसके अंदर सोच डाल दी ताकि ये ऐसी बन जाए। अब हम आगे देखते हैं। क्यूआई ज़ाई सोचता है रॉटन मड माउंटेन पास ही है। इस बार नी क्लैन को हैंडल करने के काम क्यूआई ही को देना ही चाहिए। पूरा नी क्लैन सैक्रिफाइस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी आइज़ में कोल्ड शाइन आई। अच्छा, लो भाई ये तो ये सब करने पे हैंडल पड़े हैं। देखते हैं अब आगे क्या होगा। देख रहे हो क्यूआई से कह रहा है कि रोटन मड माउंटेन पास ही है और इस बार नी क्लैन को हैंडल करने का काम क्यूआई ही, यानी जो अभी नई नई इमॉर्टल बनी है इसको दे देंगे और चाहे पूरा नी क्लैन ही सेक्रीफाइस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मर जाने दो इनको, और ऐसा कह रहा था और इसके अंदर खुश भी हो रहा है ये सब कह के। उसके मतलब उसके विल पर क्यूआई ग्रैंड लॉयन नीचे उतरने लगा और क्लाउड्स के नीचे जाके क्यूआई ही ने देखा नीचे माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट का ह्यूज व्यू था। एक तरीके से मॉर्टल टाइम में
उसने ऐसा कभी नहीं देखा। जब वो अपने मतलब मॉर्टल वाले टाइम पे थे, यानी जब वो इमॉर्टल नहीं थी, मॉर्टल थी, तब के टाइम में उसने ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था और एकदम अमेज़ थी वो। फिर उसने एक बड़ा-सा ब्लैक माउंटेन देखा जो सबसे अलग दिख रहा था। उसके ट्रीज़ भी एकदम ब्राउन और ब्लैक थे। क्यूआई ज़ाई ने ध्यान से देखा, फिर क्यूआई ही भी नोटिस करती है। तभी माउंटेन के ईस्ट साइड में एक विलेज था, लेकिन अब वो रुइंस में बदल चुका था, यानी बहुत गंदी हालत हो चुकी थी। हर जगह रिवर्स ऑफ ब्लड थे, कॉर्प्सेस पड़े हुए थे, इंसान और बीस्ट दोनों पड़े हुए थे। क्यूआई ही शॉक में कहती है, "ये क्या हुआ यहाँ पे?" तो क्यूआई, ग्रैंड लॉयन लैंड हुआ और दोनों बैटलफील्ड देखने लगे। बैट जो ब्लड की स्मेल थी ना भाई, साँस लेने लायक नहीं थी, इतनी खतरनाक थी। क्यूआई एकदम आँखें बंद करने लगी कि अबे देखा नहीं जा रहा, देखा नहीं जा रहा। क्यूआई ज़ाई एकदम कोल्ड टोन में बोला, "रोटन मड माउंटेन की सॉइल स्पेशल है। ब्लड अभी ड्राई ही नहीं हुआ है, मतलब नी क्लैन को 1-2 दिन पहले ही स्लक्टर कर दिया गया।" अरे! फेंगिमा ने नीकलैंड खत्म कर दिया क्या? क्यूआ ही कहती है, स्ट्रेंज है, इतने टाइप्स के बीस्ट एक साथ हैं, ये नॉर्मल बीस्ट टाइड नहीं लग रहा। नीकलैंड बहुत ही अनलकी थे। क्यूआई साइड ने कोल्ड स्टेयर दिया, कहा बीस्ट टाइड? नॉनसेंस। रॉटन मड माउंटेन में सिर्फ एक टाइप, मतलब एक ही टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, इतने सारे थोड़ी ना, इतने सारे टाइप के थोड़ी ना होते हैं। मड मॉन्स्टर बीस्ट टाइड है ये। क्लियरली एक मैन मेड डिजास्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे अलग-अलग स्पीशीज के भी थे। तो क्यूआई एकदम शॉक हो गई, क्या? कौन इतना क्रूर हो सकता है कि पूरा का पूरा ये मतलब विलेज ही कुचल के चला जाए? थोड़ा सोच के वो बोली, ऐसे मल्टीपल बीस्ट कंट्रोल करने का मतलब है बहुत पावरफुल, यानी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एन्स्लेमेंट पाथ का मास्टर होगा। साउथर्न बॉर्डर में कब ऐसा एक्सपर्ट आ गया? क्यूआई ज़ाई कहता है, मास्टर नहीं, ये गोई मॉर्टल का काम है। विलेज के सेंटर में ब्लैक मड था, जो ब्लड के बीच में एकदम अलग लग रहा था। क्यूआई ज़ाई एकदम ग्रीन टोन में कहा, नी क्लैन के पास एक डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर था और वो अब मरने के करीब था। फिर भी कोई भी एन्स्लेमेंट पाथ मास्टर उसे खत्म नहीं कर सकता था। ये सिर्फ गो इमॉर्टल ही कर सकता है। यानी देख रहे हो क्या खतरनाक हुआ? क्यूआ ही एकदम हैरान हो गई, कहती है, गो इमॉर्टल ने क्यों करा? वो सोचती है, मैंने ज़िंदगी में एक भी इमॉर्टल नहीं देखा। ट्रिब्यूलेशन मुझे ग्रेट अंकल से ही, मतलब उन्होंने ही मुझे बचाया, और अब एक और इमॉर्टल मेरे मतलब ऐसे मतलब सुनने में मुझे आ रहा है, उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं। उसके मन में आया, मैं अब एक रैंक 6 इमॉर्टल हूँ। अब नेचुरली मेरे सामने दूसरे लोगों, मतलब दूसरे लेवल के लोग आएँगे ही, यानी अब मुझे ये सब सुनने को ही मिलेगा। जब मैं मॉर्टल थी तब तो मेरे सामने बात भी नहीं होती थी इमॉर्टल्स की। अब मैं जब मैं इमॉर्टल बन गई हूँ तो देखो, पहले ही सामने इमॉर्टल की बात आ गई। क्यूआई ज़ाई के फेस पर थोड़ा-सा अजीब-सा एक्सप्रेशन आया। उसने करंट नी शियांग को ढूँढने आया था, यानी जो करंट नी शियांग होगा, मतलब जो शायद अवेकन करेगा इमॉर्टल को, उसको ढूँढने आया था। लेकिन अब नी क्लैन का पूरा विलेज ही खत्म हो गया, उनकी प्लानिंग ही फेल हो गई। ये लोग अभी वही करने आए थे यार, मतलब नी रैन ने जो अरेंजमेंट करी थी ना कि नी क्लैन में एक ना एक बंदा होगा जो एक अवेकन करेगा इमॉर्टल को अपने अंदर ही। तो लेकिन वो भले उसे यूज़ करने के लिए बड़ा प्राइस देना पड़ेगा, लेकिन अवेकन कर लेगा। तो ये वही करने आए थे, एक ही बंदे को ढूँढने आए थे, फिर उस बंदे को ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके भले पूरे क्लैन को ख़त्म कर देते, लेकिन उसको ले जाते उठा के। फिर उससे जाके उसके 50 साल ज़िंदगी के ख़त्म करवा देते और उससे येस या नो में कोई करवा लेते, डिडक्शन या इन्फॉर्मेशन निकलवाते येस या नो में। देख रहे हो? ये ऐसा घटिया काम करने आए थे, लेकिन इनकी प्लानिंग ही फ़ेल हो गई, क्योंकि पूरा क्लैन ही ख़त्म हो गया। अब ख़त्म भी हुआ है या फेंगयुआन ने बचा लिया या मार दिया, पता ही नहीं चल रहा। वो थोड़ा-सा एकदम कहते हुए कहता है, हाँ, पूरा नीकलैंड मार दिया और चले गया। देखता हूँ तुम कौन हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ढूँढ नहीं पाऊँगा? इंस्पेक्टर क्यूआई शियांग के मेथड इतने ऑर्डिनरी नहीं हैं। ये कहकर क्यूआई ज़ाई ने अपना राइट हैंड उठाया, सिर्फ 3 फिंगर्स एक्सटेंड किए, थंब, इंडेक्स और मिडल, और तीनों फिंगर्स एयर में टैप किए, और क्यूआई ही को लगा नॉर्मल मूवमेंट है, लेकिन डिस्टर्बेंस मैसिव था। बूम आवाज़ आई, पूरा रॉटन मड माउंटेन शेक करने लगा। हवा में करंट्स वायलेंटली मूव करने लगे। विलेज एकदम भाई हिलने लग गया। क्यूआ ही पीछे हट गई, फोर्स को देखकर एकदम शॉक थी। फिर बैटलफील्ड पे पेल ग्रीन ऑरास उठने लगे। पहले कुछ डज़न्स, फिर हंड्रेड्स और फिर थाउज़ेंड्स। पूरा एरिया ग्रीन लाइट से कवर हो गया। सीन बहुत ही ग्रैंड था। क्यूआई ज़ाई कहता है, आओ। उसने 3 फिंगर्स को एकदम भाई ऊपर रखा और फ्लाइंग ग्रीन ऑरास को एकदम भाई पकड़ लिया। ईगल क्लॉ की तरह एकदम हुक गया और फ्लाइंग ग्रीन ऑरा को पकड़ लिया। पेल ग्रीन ऑरा एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन फोर्स के साथ खींच रहा था। क्यूआई ज़ाई के ईगल क्लो जैसी हैंड में गदर होने लगा और कुछ ही सांस में पूरा बैटलफील्ड ग्रीन ऑरा के हाथ में एकदम फ्यूज हो गया। उसका हैंड नॉर्मल नहीं था, वो जेड ग्रीन कलर में बन गया। क्यूआ ही एकदम शॉक्ड हो गई, कहती है, ग्रेट अंकल, आपका हाथ। उसने बस देखते ही रह गई कि भाई मन में एकदम ऐसा लग रहा कि अभी ये क्या है, ये कैसी फीलिंग आ रही है। क्यूआई ज़ाई कामली बोला, तुम अभी अभी इमॉर्टल बनी हो और अभी मॉर्टल जैसे ही हो, तुम नाजुक सी हो, नज़दीक मत आना, बस देखो। क्यूआई ही ने एकदम हाँ में एग्री कर दिया। तब क्यूआई ज़ाई ने बताया, ये पेल ग्रीन ऑरा बैटलफील्ड का ग्रज क्यूआई है
उस गू इमॉर्टल ने पूरे नी क्लैन को मार डाला, बच्चों और बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा, इसलिए उसका ग्रज बैटलफील्ड में अभी भी बचा है और मर्डरर के साथ एकदम चिपका हुआ है। क्यूआईजाई कहता है गो। उसने अपने ग्रीन हैंड को खोला और नीचे ब्लैक मड पे स्मैश कर दिया और सारा ग्रज क्यूआई उस मड के अंदर चला गया। ये सिंपल मड नहीं था, ये डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर के कॉप्स का था, जिसमें अर्थपात के दाव मार्क्स बचे थे। क्यूआईजाई प्राउड टोन में कहता है क्यूआई पाथ बहुत पुराना है, लिटल ही ध्यान से देखो, ये हमारे क्यूआई क्लैन का एक सिग्नेचर मेथड है। वूश आवाज आई, मड हिलने लगा, एक बड़ा सा मड बॉल बन गया जो हवा में फ्लोट करते हुए रोटेट कर रहा था। मड बॉल के सरफेस पे हजारों फेसेस बने हुए थे और सब गुस्से और हेट्रेड से भरे हुए थे, शायद ये उन सबकी आत्माएं होंगी। क्यूआईजाई मिस्टिकल ऑरा के साथ एक सांस के साथ एक ब्लो करता है और पूरा का पूरा मड बॉल एकदम भाई उसमें घुस जाता है और तुरंत ही एक मड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। मड मैन चिल्ला के कहता है मारो, मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यूआई एकदम शॉक्ड हो गई। नी क्लैन का कोई रिवाइव हो गया क्या हैं? उसके लिए क्यूआईजाई का मेथड बिल्कुल एक तरीके से सोचने लायक भी नहीं था। क्यूआईजाई एक्सप्लेन करता है फेट गुड टूटने के बाद दुनिया में रिवाइवल के नए नए मेथड्स आए हैं। फिर उसने मडमैन से पूछा तेरा नाम क्या है? मडमैन बस चिल्लाया, लिम्स हिलाकर गुस्सा दिखा रहा था। मर्डरर मर्डरर, तूने मेरे ग्रैंडपा को मारने पे मजबूर करा है, मैं तुझे चीर दूंगा। असल में पता है इन्होंने क्या करा? इन्होंने सिंपल काम करा। अब पता नहीं वो ग्रजेस थी, हेट थी, जो भी थी, उस नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के अपने हाथ में गदर करके वो जो मॉन्स्टर थे जिसकी लाश पड़ी हुई थी ज़मीन के अंदर, उसके अंदर डाल दिया। वो मॉन्स्टर ज़िंदा हो गया और चिल्लाए जा रहा है बस। उस हेट्रेड को अंदर फ़ील कर रहा है, उसी उसकी वज़ह से चिल्ला रहा था। क्यूआईज़ाई और क्यूआई ही दोनों देख रहे थे इस चीज़ को। तो क्यूआईज़ाई एकदम देख रहा था, वो अपने थॉट को चेंज करता है। मडमैन उसी ने बनाया था, वो उसे कंट्रोल कर सकता था। जैसे ही उसने फ़ोर्स करा, मडमैन का बॉडी शेक हुआ और मड गिरने लगा, वो शांत हो गया। अब एकदम हॉलोस आई थी और क्यूआईज़ाई और क्यूआई को ही देख रही थी। क्यूआईज़ाई ने ब्रीथ लिया, उसे समझ आया कि मडमैन बहुत ही लो इंटेलिजेंस का है और ग्रज क्यूआई से बना है। सवाल धीरे और सिंपल से पूछने पड़ेंगे। क्यूआईज़ाई कहता है तेरा नाम क्या है? मडमैन कहता है नीजियान। अरे ये तो वही बच्चा है। बच्चा है या वो ग्रैंडपा जो क्लैन लीडर था, पता नहीं, याद नहीं आया मुझे। क्यूआईज़ाई ने गलत समझा कि उसने गाली दी, उसकी आइज़ कोल्ड हो गई। उसने अपने स्लीव्स को वेव करा और एकदम थपाड़ से थप्पड़ मारा। मडमैन टूटकर फिर से एकदम पाइल ऑफ मड बन गया। नीज़ियान नाम बोला, इसे लग रहा गाली दे रहा है। चोमू है क्या ये? क्यूआईज़ाई ने देखा, फिंगर पॉइंट किया और मड दोबारा से गदर होकर मड बॉल बन गया। उसके सरफेस पर काउंटलेस स्पेसेस थे, सब हेट्रेड से भरे हुए थे। सीन साइलेंट था। क्यूआई ही के अंदर एक कोल्ड सा चिल आ गया। क्यूआईज़ाई ने स्लीव्स को वेव करा, मड बॉल दोबारा से मॉन्स्टर बन गया। क्यूआईज़ाई सोचा ये वही गरज क्यूआई है जो पहले डिस्पेल किया था, पर ये फिर से फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब ओनर की डेथ के टाइम गरज बहुत ज्यादा हाई था। क्यूआईज़ाई कहता है तेरा नाम क्या है? मडमैन कहता है नीजियान। इस बार उसने क्लियरली सुना था। तो क्यूआईज़ाई कहता है उम्र क्या है तेरी, एज? नीजियान कहता है 15। हाँ तो पक्का ये वही ग्रैंडपा का वो था, मतलब जो उसको सिखा रहा था, ये वही बंदा है, बच्चा जो अपने ग्रैंडपा का क्लैन लीडर था, हमने जो देखा था लास्ट एपिसोड में, ये भैया। क्यूआईज़ाई धीरे धीरे डेथ में क्वेश्चन करता गया और फाइनली उसने नी क्लैन की पूरी ट्रेजेडी जान ली। एक मिस्टीरियस गू इमॉर्टल ने बीस्ट को कंट्रोल करके नी क्लैन विलेज पे अटैक करा। उसका मोटिव भी क्यूआईज़ाई जैसा था, करंट जनरेशन नी श्यांग को ढूंढना, पर वो नहीं जानता था कि कौन है, इसलिए उसने पूरे विलेज के ही लोगों की जिंदगी को थ्रेट बनाया। नी क्लैन लीडर मजबूर हो गया। पता चला कि वही करंट नी शियांग है जिसकी बॉडी में यस और नो गो इमोर्टल था। गो इमोर्टल ने फोर्स किया कि लीडर उस गो को यूज करके उसके क्वेश्चन का जवाब दे। उसने प्रॉमिस किया कि अगर आंसर मिलेगा विलेज सेफ रहेगा। अपने क्लैन को बचाने के लिए लीडर ने अपनी जान कुर्बान की, पर जैसे ही गो इमोर्टल ने आंसर पाया उसने वादे को तोड़ दिया और बीस्ट को पूरे विलेज पे भाई मारने भेज दिया। ओके, तो फेंगयुआन का प्लान भी हमें समझ आ गया। फेंगयुआन भी वही कांड करने आया था जो ये लोग करने आए थे। तो अब पता चल भी गया था, ये जो बच्चा है ना नीजियान, असल में इसके ग्रैंडपा ही वो बंदे थे जो जिनके अंदर इमॉर्टल गु पनप रहा था या अवेकन हो रहा था, और उनके पास था यस और नो इमॉर्टल गु जो कि नी रैन की मतलब डिसेंडेंट्स को मिल रहा था, यानी नी रैन का डिसेंडेंट था इसका ग्रैंडपा। तो अब वो जो ग्रैंडपा था क्लैन लीडर, उसने फेंगयुआन की बात मान के यस नो में उसके आंसर तो दे दिए, लेकिन भाई एंड में फेंगयुआन ने वादा तोड़ दिया और एंड में सब पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया। अब समझ आया। लेकिन फेंगयुआन ने क्या पूछा था? हैं, फेंगयुआन ने क्या पूछा था पता नहीं है, देखते हैं। नी क्लैन फ्यूरियस था, रेसिस्ट किया, पर बीस्ट ग्रुप के सामने गिर गए। लाइफ एंड डेथ मोमेंट पे वो डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर जो क्यूआईज़ाई ने रोटन मड से माउंटेन को सबड्यू करके अपने विल को छोड़ा था, वो आ गया, उसे प्रोटेक्ट करने लगा। पर मिस्टीरियस गुई मोटर बहुत स्ट्रांग था, उसने पर्सनली अटैक करके मड मॉन्स्टर को मार डाला। जब वो गिरा
बाकी नी क्लैन के सभी लोग बीस्ट के नीचे क्रश हो गए और कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया। पीसफुल विलेज पूरी तरह से बर्बाद हो गया, कॉर्प्सेस बन गया, हर जगह बस लाशें पड़ी हुई थी। लो यार, एक तरीके से मुझे लग रहा है जो विलेज था ना, इसका मरना, इसका खत्म होना तो तय था, क्योंकि क्या बोले, तय ही था वैसे तो। वैसे शायद ना भी होता, क्योंकि ये लोग आते तो ये लोग भी मांगते तो लीडर मरता, बाकी लोग जिंदा रहते, लेकिन फेंगिवान आया, फेंगिवान ने लीडर को भी मार दिया, क्लैन भी खत्म कर दिया। डेज़ बाद जब क्यूआईज़ आए और क्यूआई ही आए, तब उन्हें पता चला कि नी जियान यंग क्लैन लीडर था। नी क्लैन लीडर का ग्रैंडसन, जैसा मैंने बोला था, इसके ग्रैंडपा को मारा है ना, फिर पूरे क्लैन को भी मार दिया। पेरेंट्स जल्दी मर गए थे। उनका एक तरीके से अपब्रिंगिंग ग्रैंडफ़ादर ने किया था, यानी जो पाला-पोसा, बेबी-सिटिंग वाला काम सब ग्रैंडपा ने करा था। दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। एनिमी ने उसके ग्रैंडफ़ादर को डेथ पे मजबूर किया, फिर पूरे विलेज को भी मार डाला। नी जियान का सोल ले लिया गया और सिर्फ़ ग्रज बचा जो डिसिपेट नहीं हुआ, यानी वो बस वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो गुस्सा था, वही बचा। एक-एक क्वेश्चन पर नी जियान ने सब कुछ बताया। उसने फेंग युआन का एक तरीके से इंस्पिरेशन भी डिस्क्राइब करा। वो होता नहीं है कि तुमने देखा ना उस किलर को कैसा दिखता था, बताओ, स्केच बनवाओ। तो वैसे ही उसने बताया कि एक छोटा-सा मस्कुलर ओल्ड मैन था, ब्लैक एंड व्हाइट बियर्ड थी, फेस रफ लाइक स्टील नेल्स थे, येलो स्किन थी, स्मॉल आईज़ थी और टिथ एक जितने भी थे अनइवन थे, यानी मैच नहीं थे, ऊपर-नीचे थे, ऊबड़-खाबड़। यूआईज़ाई कन्फ्यूज़ हो गया, कहता है ये कौन है? ये तो मेरी मेमोरी में भी नहीं है। ऑफ कोर्स वो नहीं पहचान सका, क्योंकि फेंगिवन हमेशा से अपना फेस बदल के रखता है, इवन मॉर्टल के सामने भी। उसने लांग या लैंड स्पीड से इनफ गू वर्म्स ले लिए थे फ़ैमिलियर फेस और इमॉर्टल किलर मूव के लिए। मतलब इवन अगर क्यूआईज़ाई उसे मतलब उसके सामने भी आ जाए ना फेंगिवन, तो भी पहचान नहीं पाएगा। क्यूआईज़ाई सोचता है ये शायद साउथर्न बॉर्डर का कोई स्केड्यूल कल्टीवेटर, यानी छुपा हुआ कल्टीवेटर जो एकदम सर्कुलेशन में रहता है और वक़्त बहुत ही अनरियलिस्ट है, यानी कभी भी आ गया होगा वो बाहर। ईतियान माउंटेन के गैम्बलिंग कॉन्टेस्ट के बाद साउथर्न बॉर्डर के बहुत सारे गुइमोटस मरे थे जो रिसोर्स कंट्रोल करते थे। अब एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था और हिडन गुइमोटस सामने आने लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे मर गए ना, इसलिए। क्यूआईज़ाई ने एनालिसिस किया, इस बंदे ने मड मॉन्स्टर को एक बार में अटैक करके मारा, मतलब स्ट्रेंथ तो एवरेज है, शायद रैंक 6 को इमॉर्टल है। उसने नीशांग का सीक्रेट पता है और वो क्लैन और शांग क्लैन तक नहीं मतलब पहुंचा। क्या वो बाकी 3 शियांग के डिसेंडेंट में से कोई एक हो सकता है क्या? यानी कह रहा है कि क्या पता फेंगिवन उनमें से कोई एक हो। वो हेजिटेट हुआ पर डिसाइड किया कि परस्यू करेगा। क्यूआई क्लैन विक्ट्री के क्लोज था, हेवन सर्वेइंग 5 शियांग के एशियन बेट में। पर इस वक्त एक मिस्टीरियस गो इमॉर्टल अपीयर हुआ। ये मैटर बहुत बड़ा था, यानी फेंगिवन अपीयर हो, उसने सब कांड कर दिया ना, इसलिए क्यूआई क्लैन जीतने पे था वो बैट। शायद वो डिस्कवर, वो जो 3-4 हज़ार साल पहले जो उन्होंने डिस्कवर करा था, वो सब ये ले जाएं, लेकिन देखते हैं अब क्या होगा। फेंगिवन ही ले जाए क्या पता। इवन मतलब एक तरीके से डिक्रीज्ड क्यूआई इमॉर्टल की इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यूआई ज़ाई को पर्सनली परस्यू करना था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, नॉर्थ हेल प्लान्स लांग या ब्लेसलैंड। वो है आवाज़ आती है, एक बेसिन कोल्ड वाटर फैंगजन के फेस पर गिरा और वो अनकॉन्शियस था। इंस्टेंटली एकदम से जाग गया। फैंगज़ेंग कहता है ये कहाँ है? उसने देखा कि वो एक केज में कैप्टिवस बना हुआ है। 2 हेरी मैन आर्मर पहने हुए उसके पास खड़े थे। एक के पास एम्प्टी बेसिन था, दूसरे के हाथ में लेदर व्हिप था, यानी साफ करने वाला एकदम मुँह पे पोंछने-वोछने के लिए कोई चीज़ है ना। फैंगज़ेंग स्ट्रगल कर रहा था, कहता है तुम कौन हो? ये जगह क्या है? पर वो टाइटली बंधा हुआ था, मूव नहीं कर पा रहा था। प्रिज़न गार्ड हेरी मैन कहता है बच्चा, बच्चा! फाइनली उठ गया बच्चा। काफ़ी लाइवली लग रहा है। उसने उसको उसका फेस भी एकदम साफ कर दिया था। ये लोगों को बात करना नहीं आता क्या? ये हेरी मैन को अजीब ही तरीके से बात करते हैं। क्रैक आवाज़ आई, जो साफ करे थे ना फेंगिवन के चेस्ट पर गिरा और ना शर्ट फट गई और ब्लड निकल आया। अबे किस चीज़ से साफ कर रहे हो? लोहे से साफ कर रहे हो क्या बे मुँह? फेंग ज़ेंग ने डीप ब्रेथ लिया, फेस थोड़ा-सा खराब सा था और चिल्लाया। गार्ड गुस्सा करके कहता है चिल्ला क्यों रहा है? उसने दोबारा से उसका मुँह पोंछा, इस बार फेस पर। फेंग ज़ेंग का चेहरा एकदम भाई डिसफिगर हो गया। वो एकदम चिल्लाने लग गया। मैं कह रहा हूँ ये कमीने लोग हैं हेरी मैन, देख रहे हो? लोहे पता नहीं किस चीज़ से साफ कर रहे हैं भाई। वो जो चीज़ थी जिससे साफ कर रहे थे, गलती से मुँह की जगह चेस्ट पे गिरा तो चेस्ट में छेद हो गया, खून निकलने लग गया। फेस पे साफ करा तो फेस की ऐसी की तैसी कर दी इन लोगों ने। मैं कह रहा हूँ लोहे वाली चीज़ से साफ कर रहे हैं। कोई लोहे के आरी-वारी से साफ कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से साफ कर रहे हैं मुँह इसका। पानी साफ करना था, वो पता नहीं मुँह ही साफ कर मुँह ही नहीं बचा। हैरी मैन का जो जेल गार्ड था, यानी हैरी मैन ही जेल गार्ड है, वैसे वो जो हैरी मैन था वो जेल गार्ड, वो एक्साइटेड हो गया। एकदम वो जो पोंछते हुए थूक भी फेंक रहा था। गार्ड कहता है डॉग शिट इंसान, और चिल्ला और चिल्ला। फैंगज़न टॉर्चर से एकदम टूट रहा था, उसका दर्द एक तरीके से सहने लायक नहीं था। इतनी तेज से पेन आ रही थी कि उसे फाइनली याद आया कि वो ओरिजिनली हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में अपने भाई फेंगिवान के कैद में था। लेकिन एक दिन एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ हैरी मैन आया, उसे वहां से उठाकर ले गया।
फैंगजंग सोच में कहता है ये क्या हो गया, ये सब कैसे हुआ, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा देर नहीं रही। पेन से वो बेहोशी हो गया। पहला गार्ड कहता है बे तो बेहोश हो गया, ये लड़का बहुत वीक है। दूसरा कहता है हा हा, ठंडा पानी डाल दोबारा जागेगा। दोनों हेरी मैन दोबारा से सिनिस्टर हंसी के साथ फिर से फैंगजैंग के ऊपर से आइस कोल्ड पानी डाला। उसका बॉडी झटका और धीरे से आंख खुली, दोबारा से वापस आया, बेहोशी की हालत से वापस आया, लेकिन पेन इतना इंटेंस था कि दोबारा से हो गया। तो हेरी मैन दोबारा से आगे बढ़ा, फैंगजैंग का फेस पकड़ा, दोबारा पानी डाला, फिर उठाया। गार्ड कहता है लड़का अब तू हमारे हाथ आया है, अब जिंदा बचने का सपना मत देख तू, ठीक है? कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। हु इमॉर्टल बेस्टलैंड ऑलरेडी हमारे ग्रेट हेरी मैन गो इमॉर्टल के कैप्चर में आ गया है। तेरा भाई बैटल में मर चुका है, हा 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 हा। गार्ड थोड़ा सा शांत होते हुए कहता है हमारे साथ कोऑपरेट कर तो तुझे पीसफुली मारेंगे, टॉर्चर कम होगा। बता तुझे हु इमॉर्टल बेस्टलैंड के बारे में कितना पता है और अपने भाई के सीक्रेट के बारे में क्या जानता है? ये सुनकर फैंगजैंग का दिमाग हिल गया, शॉक उससे एकदम शॉक हो गया। फैंगजैंग कहता क्या फेंगयुआन मर गया? गार्ड हंसते हुए कहता हाँ, हमारे हेरीमैन को इमॉर्टल ने अटैक किया। वो सिर्फ एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, कैसे बचता? वो उसका ऑलरेडी टुकड़ों टुकड़ों में सर काट दिया। हा 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 हा। दूसरा गार्ड कहता है हम हेरी मैन से पंगा लेना आसान नहीं, एक दिन आएगा जब हम सब ह्यूमंस को मार देंगे और उनको अपने कदमों के नीचे कुचल देंगे। दोनों हेरी गार्ड्स बस जोर-जोर से हँस रहे थे। फैंग ज़ेंग को गो इमोर्टल्स की नॉलेज बहुत कम थी, इसलिए वो उनकी बातों को सच मान गया। उसकी आँखें एकदम भाई खाली सी हो गईं। वो होपलेस सा लग रहा था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट अर्थ एबेस के अंदर। एक डार्क रूम में हाई लाओलन आँखें बंद करके बैठी थी। दरवाज़ा खुला, बाहर यिंग वुईशी खड़ा था। हाई लाओलन ने आँखें धीरे से खोली, कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखा। सच तो ये था कि यितियान माउंटेन के बैटल का रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट गया था और अब उसके सामने एक फ़ेमिलियर चीज़ थी, यानी फेंग युआन का फेस, मतलब फेंग युआन का बॉडी फेस जानते हैं, फेंग युआन नहीं है, ये यिंग वुईशी है, लेकिन क्या करें? मतलब यिंग वुईशी था उसके भेस में। इस वजह से हाई लाओलन की फीलिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। यिंग वुईशी कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है। हाई लाओलन कहती है हाँ, बता सुन रही हूँ मैं। उसे पता है कि उसकी लाइफ और डेथ यिंग वुईशी के डिसीजन पे डिपेंड करती है। अगर उसने अलायंस एग्रीमेंट तोड़ने से इनकार किया तो हाई लाओलन की डेथ कन्फर्म है, लेकिन अगर तोड़कर अपनी टीम में शामिल करना चाहा तो वो बची रहेगी। यिंग वुईशी ने बहुत टाइम हेजिटेट किया। उसका प्लान था हाई लाओलन को फेंग युआन के खिलाफ यूज़ करना, लेकिन फेरी लिशान की स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाथ और फेंग युआन की स्मार्ट प्लानिंग को वो फेल कर दिया। हाई लाओलन की वैल्यू गिर गई। यानी सीधा-सीधा बोलो, ये जो यिंग वुईशी था इसके बस की नहीं थी उस एग्रीमेंट को तोड़ पाना। और शैडो सेक्टर और हाई लाओलन के बीच पहले से डीप एक तरीके से ग्रजेस था। अगर यिंग वुईशी उसका अलायंस तोड़ता तो उसे एक नया एग्रीमेंट करना पड़ता उसे कंट्रोल में रखने के लिए। अगर छोड़ देता तो सीधा उसे मार सकता था। वुवॉम नहीं मिलते, लेकिन उसका इमॉर्टल प्राइमेसी ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक वाला मिल जाता। इस तरह फेंग युआन फिर भी ओल्ड अलायंस में एक तरीके से बंधा रहता, जो यिंग वुईशी के काम आ सकता था। सब सोचने के बाद यिंग वुईशी ने अपना डिसीजन लिया, धीरे से बोला, और अगले ही पल उसके वर्ड से डिसाइड करने वाले थे कि हाई लाओलन जिंदा रहेगी या मर जाएगी। ग्रीन लाइट ब्लिंक करा और रेड लाइट की आग चमकी। दोनों लाइट्स फ्यूज हुए, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक, फिर धीरे धीरे फेड होकर सेंटर फिर से डार्क हो गया। हाई लाओलन हवा में बैठकर मेडिटेशन पोजीशन में थी, आंखें खोली, शॉक के साथ एडमायर करते हुए दिखाई। हाई लाओलन कहती है यिंग वुईशी शैडो सेट का है, स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल का एक तरीके से बंदा है। मुझे लगा वो सोल पाथ या डार्क पाथ यूज करेगा इन्फो पाथ दावमार्क्स तोड़ने के लिए, लेकिन उसने लाइट पाथ यूज करा, मतलब स्पेक्ट्रल सोल और शैडो सेट की डेप्थ समझ से बाहर है। लिटिल आंट फेरी लिशान इन्फो पाथ में थी, क्वासी ग्रैंड मास्टर थी, फिर भी शैडो सेक्टर ने लाइट पाथ यूज करके फॉर्मेशन तोड़ दी। यानी जब वहां से सीन शिफ्ट हुआ था लास्ट में, जब हमने देखा था कि पता चलेगा फेरी लिशान कह रहा हूँ, हाई लाओलन मरेगी या जिंदा रहेगी, तब वहां से सीन शिफ्ट हुआ और हमें दिखाया गया है शायद ये जो बंदा है एग्रीमेंट तोड़ रहा है। ये देखकर हाई लाओलन का जो एक तरीके से चीज थी ना, स्पेक्ट्रल सोल और ये जो शैडो सेक्ट था, उसके लिए और ऊपर चला गया कि भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। सीन बदला, वो वापस रूम में आ गई। यिंग वुईशी कहता है मैंने तेरे ऊपर के सारे इन्फो पाथ दावमार्क्स हटा दिए हैं। उसने डिसाइड किया कि हाई लाओलन को जिंदा रखे। अभी उसका मेन काम फेंग युआन से लड़ना नहीं बल्कि शैडो सेट को रिबिल्ड करना और स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल का मेन बॉडी को बचाना था। फेंग युआन अभी एक सेकेंडरी टारगेट था। यिंग वुईशी अपना दिमाग नफरत से नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने हाई लाओलन को अपना बंदा बनाने का डिसीजन लिया। हाई लाओलन के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था, सही गाइडेंस मिले तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्स बन सकती थी। हाई लाओलन ने अपनी बॉडी चेक किया, दाव मार्क्स वो खुद नहीं देख सकती थी, पर उसे अपने अंदर कुछ गलत फील नहीं हुआ। फिर भी सबको पता था स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल सोल पाथ का फाउंडर था।
यिंग वुशी हल्का सा मुस्कुराया। यिंग वुशी कहता है पुराना एग्रीमेंट खत्म, अब नया अलायंस एग्रीमेंट है। तू अब मेरी सबॉर्डिनेट है, तू मेरे ऑर्डर्स फॉलो करेगी। कुछ छुपाएगी या डिफाई करेगी तो देख ले, फिर हो गया तेरा काम। हाई लाओलन ने एकदम भाई देखा, रिस्पेक्ट नहीं दिखाया। उसे पता था कि यिंग वुशी के मेथड फेरी लिशान से सुपीरियर थे और अब उसकी फ्रीडम खत्म। उसको यिंग वुशी की हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ये उसके लिए मजबूरी थी, वरना मौत पक्की है। फेंग युआन को बिट्रे करने पर हाई लॉलन को गिल्ट ज़ीरो था। फेंग युआन और उसका रिलेशन वैसे भी एक दूसरे को यूज़ करने वाला ही था। एक्चुअली उसके दिल में फेंग युआन के लिए हेट्रेड था। अरे! बड़ी कमीनी है ये तो। हाई लॉलन कहते हैं अब क्या करना है? फेंग युआन को मतलब फँसाना है, क्या करना है? मेरे पास स्टारगेट गू है। मैं ब्लैक हेवन यूज़ करके 5 रीज़न ट्रैवल कर सकती हूँ। उसने बिना हेजिटेशन के फेंग युआन के सीक्रेट एक्सपोज़ करे। हैं, स्टारगेट गु है इसके पास। पर यिंगुशी ने सर हल्का सा शेक करा। यिंगुशी कहता है सैडोसट का ऑलरेडी एक स्पाई है लांग या ब्लेसलैंड में। हमें स्टारगेट गु के बारे में सब पता है। ये गु पावरफुल है पर रैंक 6 लो टायर इमोर्टल्स तक ही लिमिटेड है। इमोर्टल गु ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। फेंगयुआन जैसा है अभी है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने रेड लोटस इनहेरिटेंस में स्पेक्ट्रल सोल का गाइडेंस पाया था। उसे पता था कि फेंगयुआन का नया बॉडी मल्टीपल पाथ के 100 से ज़्यादा दाव मार्क्स कैरी करता है। मतलब टोटल दाव मार्क्स थाउजेंड्स क्रॉस करते हैं और ऐसे दाव मार्क्स वाले बंदे के लिए स्टारगेट गो काम का ही नहीं। यिंग वुशी ने कहा नेक्स्ट स्टेप मेरा है फिक्स इमोर्टल ट्रैवल को रिफाइन करना। अरे वाह! ये फिक्स इमोर्टल ट्रैवल दोबारा से रिफाइन करेगा। हाई लाओलन की आंखों में लाइट चमकी। उसने तुरंत ही एग्री करा। उसे फिक्स इमोर्टल ट्रैवल की वैल्यू पता थी। वो बहुत ही यूजफुल इमोर्टल गो था। हाई लाओलन कहती है पर फिक्स इमोर्टल ट्रैवल अभी डिस्ट्रॉय हुआ है, इसलिए रिफाइन करने का चांस हाई है। लेकिन उसके लिए डिवाइन ट्रैवल गो चाहिए और डिवाइन ट्रैवल को लेने के लिए 4 टॉप टियर लिकर वॉर्म्स लगेंगे। मतलब लिकर वॉर्म्स कह रहा हूँ, सॉरी लिकर्स लगेंगी, यानी शराब लगेंगी 4 अलग-अलग लेजेंडरी वाइन्स, वो लगेंगी। उसके बोलने से पहले यिंगुशी ने इंटरप्ट करा। यिंगुशी कहता है डिवाइन ट्रैवल गु लांग या लैंड स्पीड के पास है, लेकिन इमॉर्टल गु जैसे फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल एक ही रेसिपी से नहीं बनता। जैसा मतलब कहा गया है मल्टीपल गेट्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी है। इमॉर्टल को रिफाइन करने के मल्टीपल रेसिपीज़ भी होते हैं। ज़रूरी नहीं डिवाइन ट्रैवल ही चाहिए होगा। आई लव वन कहती है मतलब तेरे पास एक नई रेसिपी है फिक्स समर ट्रैवल के लिए? यिंगुशी मुस्कुराया कहता है ऑफ कोर्स। स्पेक्ट्रल सोल के पास इमेंस एक्यूमुलेशन था। अपने डेथ के बाद सेटोसेक्ट बनाई रेड लोटस इनहेरिटेंस में उसका विल ऑलरेडी यिंगुशी को फिक्स समर ट्रैवल के लिए मल्टीपल प्लान्स दे चुका है। इसलिए अभी यिंगुशी के दिमाग में 3 इमोर्टल को रेसिपीज थे जो सब फिक्स इमोर्टल ट्रैवल के लिए थे, यानी फिक्स इमोर्टल ट्रैवल बनाया जा सकता है 3 अलग-अलग रेसिपीज से। अब देखते हैं साउथर्न बॉर्डर। फेंगयुआन माउंटेन्स में ट्रैवल कर रहा था। अभी उसने नी क्लैन को अकेले ही खत्म कर दिया, पूरा मास केयर खत्म कर दिया भाई, मास केयर करके। अब वो अपने गेन्स और लॉसेस को एक तरीके से कैलकुलेट कर रहा था। नी क्लैन के गो मास्टर वीक थे। फेंगयुआन ने सिर्फ एंस्लेमेंट पास से बहुत सारे बीस्ट समन करे और पूरे गांव को मल्टीपल तरीके से खत्म ही कर दिया। जो उसने फाइट करने पर मजबूर किया था वो डेसोलेट बीस्ट था, मड मॉन्स्टर। ये बीस्ट ने उसे बहुत ज्यादा ट्रबल दिया बिफोर फेंगयुआन फाइनली किल्ड इट, यानी बाद में उसने कर ही दिया। फेंगयुआन कहता है मेरे पास रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ गू है, लेकिन इमोर्टल एसेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है। कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग था, गू मास्टर और गू वॉर्म का रैंक इक्वल होना चाहिए। अगर वॉर्म लो लेवल का है तो मास्टर अपनी फुल पावर यूज ही नहीं कर सकता, और अगर वॉर्म हाई लेवल का है तो मास्टर उसे हैंडल नहीं कर सकता। बेबी के हाथ में हैमर जैसा केस हो जाएगा। और जैसे अभी हुआ था, फेंगयुआ ने रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ गो यूज किया मड मॉन्स्टर के अगेंस्ट। उसे हेल्पलेस एक तरीके से फील हुआ, यानी बहुत मुश्किल लग रहा था यूज करना। और हर यूज में उसका ग्रीन ग्रेप इमोर्टल एसेंस 100 बीट से ज्यादा खत्म हो रहा था। उसका सवेनियर इमोर्टल प्राइमेसी एक दिन में 16 बीट्स प्रोड्यूस करता था, मतलब एक एक्टिवेशन के लिए इनफ नहीं था। थैंकफुली उसने लांग या लैंड स्पीड से इमोर्टल एसेंस स्टोन लिए थे, वरना नीक लैंड बैटल में मड मॉन्स्टर के अगेंस्ट उसकी हालत बहुत गंदी हो जाती, खराब हो जाती। आगे फेंगयुआन कहता है पहले थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ हिमटर गु को रिवर्स रिफाइन करना पड़ेगा। और ये वो सोच रहा था अपने दिल में। जितना हाई रैंक का बुवम होता है उतना रेयर उसका वैल्यू होता है, यानी वैल्यूएबल भी होता है। लेकिन फेंगयुआन के केस में कोई चॉइस नहीं थी, उसे रैंक 7 इमोर्टल गु को रिवर्स रिफाइन करके रैंक 6 बनाना होगा, तभी वो परफेक्टली एक प्रॉपरली यूज हो पाएगा। फेंगयुआन कहता है मेरा रिफाइनमेंट पाथ इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इसे लांग या लैंड स्पीड से हेल्प लेनी पड़ेगी। पर्सनली मतलब एक तरीके से उसकी पर्सनैलिटी तो अभी चेंज हो गई है और पर्सनली मुझे जाके बोलना भी पड़ेगा। लेकिन वो अभी लॉन्ग हेयर एंड सेक्टर की ऑब्सेशन है। अगर मैं सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दूंगा तो वो ज़रूर मतलब करेगा। रिवर्स रिफाइनमेंट नॉर्मल रिफाइनमेंट से ईज़ी होता है, पर फेल होने के चांसेस पर फिर भी होते ही हैं। इसलिए फेंगयुआन खुद रिस्क नहीं लेना चाहता था। फेंगयुआन ने सोचा पता नहीं रिवर्स रिफाइन करने के बाद स्वॉर्ड पाथ इमोर्टल गु बचेगा या नहीं बचेगा। मान लो अगर बच भी गया
तो भी सिर्फ ये इमॉर्टल गू इनफ नहीं होगा। उसके दिमाग में मड मॉन्स्टर वाली फाइट फ्लैशबैक आई। मड मॉन्स्टर ऑर्डिनरी एक तरीके से डेसोलेट बीस्ट से अलग था। बाकी बीस्ट के फ्लैश होते हैं, ब्लड होता है, बोन्स होता है, वीकनेसेस होती हैं, लेकिन मड मॉन्स्टर उसकी पूरी बॉडी पे मड ही था, यानी वीकनेस का है, जो अर्थपात के दिमाग से एकदम भरा हुआ है। फेंगयुआन का फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू एकदम से शार्प था, लेकिन 3 मीटर लंबी सिल्वर स्वॉर्ड बनाता था, और वो इजीली मड मॉन्स्टर को फाड़ तो देती थी, लेकिन डैमेज 0 होता था। क्यों? क्योंकि भाई वो दोबारा हील हो जाता है। इसलिए बैटल में चाहे फेंगयुआन जीत गया, लेकिन उसने ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस बहुत ज़्यादा वेस्ट करा एक बार में उसको ख़त्म करने के लिए। उसका बॉटम लाइन क्रॉस हो गया था। फेंगयुआन ने सोचा फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू तो बोकुइंग का मोस्ट यूज्ड गू था। उसने इसी के बेस पर बहुत सारे स्वॉर्ड पाथ किलर मूव बनाए थे। अगर मेरे पास कोई किलर मूव होता जो एक स्वॉर्ड पाथ को थाउजेंड्स में स्प्लिट करके रेन बनाता, तो मड मॉन्स्टर को 1 सेकंड भी नहीं मिलता, उसे टिक ही नहीं पाता, मर जाता। इसलिए फेंगयुआन को अब 2 चीज़ें चाहिए थी, स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू को रिवर्स रिवर्स रिफाइन करना, स्वॉर्ड पाथ किलर मूव को कलेक्ट करना। अपने से क्रिएट करने के लिए इम्पॉसिबल था। ना तो विज़डम गू यूज़ कर सकता है, ना ही उसका स्वॉर्ड पाथ अटेनमेंट इतना खास है। अगर ये इमॉर्टल गू अवेलेबल ना होता, तो वो कब का ब्लड पाथ या स्ट्रेंथ पाथ दोबारा से शिफ्ट कर चुका होता। सोचने के बाद फेंगयुआन एक रॉक पर बैठ गया, लांग या लैंड स्पीड को कनेक्ट किया। लांग या लैंड स्पीड का मेन फोकस अब हेरी मैन रेस को एक्सपेंड करना था, ह्यूमंस को डोमिनेट करना। रिफाइनिंग गो में उतना इंटरेस्ट नहीं बचा था, लेकिन सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले वो रेडी हो गया था। स्वॉर्ड पाथ किलर मूव भी लांग या ब्लेस लैंड के कलेक्शन में से काफ़ी थे। ओरिजिनल लांग या लैंड स्पिट ने रिसर्च के टाइम स्वॉर्ड पाथ गू को कभी काम में लिया था, यानी कभी कभी उसने करा ये काम। उसके बाद बहुत सारे ना किलर मूव्स थे, फेंगयुआन उन्हें देखकर डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा चूज करे। फिर फेंगयुआन ने टॉपिक चेंज करा, कहा फर्स्ट सुप्रीम एल्डर यानी लैंड स्पीड। मैं अपना फाइनल चांस यूज करना चाहता हूँ, मुझे चाहिए एक अपने मेरे लिए एक इमॉर्टल को रिफाइन करो। आप मेरे लिए एक इमॉर्टल को रिफाइन करो। ओके, समझ गया। लो भाई, इसके पास 3 चांस थे, जिसमें से 2 यूज़ कर चुका था और फाइनल वाला भी एक तरीके से अब यूज़ करने जा रहा है। मुझे लगा कुछ लेजेंडरी चीज़ें रिफाइन करवाएगा, लेकिन शायद ये कोई ऐसी गू रिफाइन करवा रहा है। देखते हैं क्या होगा। फिर फेंगयुआन ने अब वही बोल दिया। लैंड स्पीड कहता, ओह बताओ भाई, कौन सा गू रिफाइन करवाना चाहते हो? फेंगयुआन ने सीधा जवाब दिया, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। ले लो भाई, ले ले। ले भाई, ले ले तेरा दूध, ले तेरी ब्रेड, ले ले यिंगवुशी ले। लांग या लैंड स्पीड कहता है, फिक्स मॉडल ट्रैवल। उसने सरप्राइज होकर थोड़ा हेजिटेट टोन में पूछा, क्या है सच में? फेंगयुआ ने कामली रिप्लाई दिया, टेंशन मतलब मुझे लगभग कंफर्म है कि फिक्स मॉडल ट्रैवल अब वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली फेंगयुआ ने नी शियांग से पूछा था फिक्स मॉडल ट्रैवल, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा और बाकी इमॉर्टल गो के बारे में, क्या ये सब डिस्ट्रॉय हो गए या फिर बचे हैं? नी शियांग ने एक सिंपल आंसर दिया था, नो। ओके, यानी नहीं बचा है, खत्म हो गए, मर गए। अरे भाई साहब, लो भाई, हो गया काम। हो गया काम भाई। अब समझ आया फेंगयुआन ने क्यों उस बंदे से पूछा था येस और नो के बारे में। उसकी 50 साल की जिंदगी खत्म करके उसको मरवा दिया। उससे एक चीज पूछी कि फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा और बाकी इमॉर्टल गू के बारे में, जो भी उसने नाम लिए होंगे, लेकिन हमें जो नाम बताए गए अभी यही 2 नाम बताए गए हैं। यानी शायद उसने और भी नाम लिए, वो शायद राज रह गए, लेकिन बाद में हमें पता चली जाएगा। लेकिन ये 2 के बारे में तो उसने ना ही बोला है। इसका मतलब समझ गए, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा भी नहीं रहा यार। इतने इतने लाखों लोगों को मारने के बाद उसने यूज़ करा था। अब स्प्रिंग ऑटम सिगाडा को रिफाइन छोड़ो, पता नहीं वो नहीं करवाया उसने। कोई नहीं, आगे देखते हैं। इससे फेंगजुआन को क्लियर बात समझ आ गई, कुछ इमॉर्टल गो इंक्लूडिंग फिक्स सिमिलर ट्रैवल भी अभी बचे हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। यिंग वुशी ने मोस्ट लाइकली उसके ओरिजिनल बॉडी के अरेंजमेंट्स तोड़ दिए थे। नी शियांग ऑलरेडी 5 ईयर्स का था और 15 ईयर्स का, और तो यस और नो उसने यूज़ करा। उसके बाद उस 100 साल का हो गया तो मर गया। फेंगयुआन के लिए बहुत वैल्यूबल थी ये चीज़, यस और नो। फेंगयुआन ने सबसे बुरे केस में सोचा कि बोला, सबसे बुरे केस में यिंग वुशी मेरे अरेंजमेंट्स तोड़ दिए होंगे, वो हाइड हो गया होगा, शायद अब साउथर्न बॉर्डर में भी ना हो। हाई लाओ ना ताई बायोशंग से भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब उनकी साइड ही वो चले गए और दोनों या तो देखो उनकी साइड चले गए या तो दोनों मर गए। मेरे ओरिजिनल बॉडी के कौन से इमॉर्टल को डिस्ट्रॉय हो गए? सबसे पहले फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल ही डिस्ट्रॉय हुआ होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले एक स्पेशल विश सेट किया था उसको ब्लास्ट करने के लिए। तो फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल तो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन क्या पता बाकी बाकी ना हुए हों, उसने क्या पता कोई चीज़ कर दी हो। ये सिस्टम इसलिए बनाया था क्योंकि फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल बहुत ही पावरफुल था, और अगर वो टाइम पे अपने इमॉर्टल को रिकवर ना कर पाया तो रिस्क बहुत बड़ा होता। फेंगयुआन ने अब आगे एनालाइज किया, मोस्ट लाइकली फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल तो डिस्ट्रॉय होते ही यिंग वुशी ने बाकी इमॉर्टल गू को टेम्परेली सील कर दिया होगा। उसके पास खुद कोई गुगोम तो नहीं होगा, पर अगर वो मेरे इमॉर्टल को सील कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि हाई लॉलन ताइबानशंग को मल्टीपल तरीके से
या तो उनका यूज़ करा होगा या मल्टीपल लोगों का यूज़ करा होगा, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करा होगा जिससे मैनिपुलेट किया गया हो और सैडोसेक्ट के बचे हुए फोर्सेस का यूज़ करके सब कुछ करा गया हो, तब जाके सील हुए होंगे। सैडोसेक्ट ओरिजिनली स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल में बनाया था, वो 5 रीजन में स्प्रेड है। ज़ॉम्बी अलायंस भी उसका एक पार्ट था। यीथियन माउंटेन बैटल साउथर्न बॉर्डर में वो एक तरीके से यूज़ भी हो गई। तो वहाँ के सैडोसेक्ट फोर्सेस सबसे ज़्यादा डैमेज हुए होंगे। बाकी रीजन रिलेटिवली सेफ होंगे, यानी कुछ लोग तो बचे ही होंगे अभी भी। फेंग युआन आगे सोचते हुए कहता है, अगर फिक्स सिमुलर ट्रैवल डिस्ट्रॉय हो गया तो यिंग वुशी सिर्फ हाई लाओलान और ताइबान शेंग के दम पे मुझसे फाइट नहीं कर सकता। उसे सैडोसेट के बचे हुए फोर्सेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब अभी फिक्स सिमुलर ट्रैवल रिफाइन करना चाहता होगा वो। अभी वो सोच रहा होगा कि फिक्स सिमुलर ट्रैवल में रिफाइन करूं। फेंग युआन का नया बॉडी एकदम से स्ट्रांग था और उसका दिमाग भी शार्प चल रहा था। फिक्स सिमुलर ट्रैवल उसके लिए भी अर्जेंट नीड था। स्टार गेट गो उसके लिए मतलब उसकी बॉडी पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्टार गेट गो जैसा हमने बताया है कि वो यूज़ नहीं कर सकता ना, इसलिए 5 रीजन ट्रैवल करने के लिए उसे फिक्स सिमुलर ट्रैवल मस्ट था, यानी बहुत ज़रूरी। फेंग युआन सोचता है, अगर फिक्स सिमुलर ट्रैवल मिल जाए तो मैं डायरेक्टली लांग या ब्रेसलैंड लौट के सब वो इमॉर्टल स्टोर कर दूंगा। मेरे पिछले के कल्टीवेशन रिसोर्स भी सवेनियर इमॉर्टल फेटस प्राइमेसी में रख दूंगा और अर्थ बेस में जाकर स्टार फ्रॉम ब्रेसलैंड को भी अपना लूंगा और हर ऑप्शन मेरी पावर को नेक्स्ट लेवल बढ़ा देगा। ट्रेजर एरिया हेवन का यूज़ करके अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि पब्लिक में इतना लोग ग्रीडी है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक तरीके से फीस भी इंसेनली हाई है। अगर उसने विज़डम गू को ट्रांसपोर्ट किया है तो उसके सारे सेविंग्स भी खत्म हो गए हैं और अगर दोबारा करेगा तो और हो जाएँगे। लांग या लैंडस्पीड कहता है, तुम श्योर हो फिक्स सिमुलर ट्रैवल रिफाइन करना चाहते हो? फेंग सस्पिशियस टोन में कहता है, क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी से बाहर है क्या? तुम नहीं कर पाओगे क्या? लैंडस्पीड ने हेड शेक करा, कहा, मैं अपने अरेंजमेंट्स पे बैक नहीं जाऊंगा। मेरे पास डिवाइन ट्रैवल गू और सप्लीमेंट्री मटेरियल हैं, पर एक सबसे क्रिटिकल मटेरियल मिसिंग है। गैस करो क्या? फेंग्युआन कहता है, वही होगा लाइट ऑफ इमोरियल एरा। लैंडस्पीड कहता है, बिल्कुल, कोई भी रेसिपी ट्राई करो, सब में ये लाइट रिक्वायर्ड ही होती है और लाइट को कैप्चर और स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है। इमोरियल एंटिक्विटी एरा वो ओल्डन और रिमोट एंटिक्विटी एरा से पहले था, जब सिर्फ रेंजो और उसके 10 बच्चे ह्यूमंस थे। तब की बात हो रही है, वहाँ की लाइट चाहिए। फेंग्युआन ने कन्फर्म करा कि क्या एक भी रेसिपी इसका काम नहीं कर पाएगी? कोई रेसिपी तो होगी। तो लैंडस्पीड कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास 2 फुल रेसिपीज़ हैं और 10 से ज़्यादा रेमेंट रेसिपीज़ देखे हैं। सब लाइट ऑफ इमोरियल एरा मतलब मैंडेटरी है, यानी ये तो चाहिए ही चाहिए। बस रिक्वायर्ड अमाउंट डिफरेंट होता है। अगर ये मटेरियल ईज़ी होता तो फिक्स सिमुलर ट्रैवल कब का रिफाइन हो चुका होता। तुम्हें तो सिर्फ लक से मिला था। फेंग्युआन को याद आया कि उस टाइम जब उसने फिक्स सिमुलर ट्रैवल रिफाइन किया था, उसने शियाओ मांग के हाथ में एक्सट्रीम लाइट गू का यूज़ करवाया था लाइट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अब शियाओ मांग डेड है, यानी मर चुका है और एक्सट्रीम लाइट गू भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। फेंग्युआन कहता है, शियाओ मांग मर चुका है, उसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया। मैं लाइट ऑफ इमोरियल एरा कहाँ से लाऊंगा? फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, अगर तुम लाइट ऑफ विजडम यूज करो, क्या तुम ऐसा रेसिपी बना सकते हो लाइट के बिना काम करे? फेंग्युआन मतलब ये सब कह रहा था, तो लैंडस्पीड ने मना करा, कहा, रैंक 9 इमॉर्टल गु रिवाइव थोड़ी सॉरी रिवाइव कर रहा हूँ, इन्वॉल्व होने की वजह से वो अनसर्टेन है और उसकी खुद की पीक भी रैंक 8 तक ही है। विजडम गु के एग्जैक्ट डिटेल्स उसे क्लियर नहीं है। फेंग्युआन ने डिसाइड किया कि फॉरगेट इट। अगर लाइट ऑफ विजडम ने भी रेसिपी बन जाए तो भी मैं इमॉर्टल ज़ॉम्बी नहीं रहा, मैं उसका यूज़ ही नहीं कर सकता और मुझे श्याओ क्लैन जाना होगा। श्याओ मांग के एक्सट्रीम लाइट गू का ग्रेवयार्ड से ही शायद मिले, शायद वहाँ मुझे कुछ क्लूज़ मिल जाएँ। मतलब देखो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। अब कन्वर्सेशन एंड होता है। फेंग्युआन ने नी क्लैन के लिए सोल्स लैंड या लैंड स्पीड को दिए थे और उसके बाद उसने लांग या लैंड स्पीड से स्वॉर्ड पाथ किलर मूव की लिस्ट मांगी। लिस्ट में मोस्टली इमॉर्टल किलर मूव थे, सिर्फ 3 इमॉर्टल किलर मूव थे। एक इनकम्प्लीट था और जो सिर्फ रिसर्च का काम कर रहा था। बाकी के 2 में से मूवमेंट के लिए और अटैक के लिए थे। देखते हैं कौन सा चुनेगा, मूवमेंट या अटैक। वैसे अटैक ही चुनेगा, मूवमेंट के लिए तो उसके पास शायद स्वॉर्ड एस्केप गो है। मूवमेंट वाला इमॉर्टल किलर मूव का नाम था स्वॉर्ड फ्लैश थंडर साउंड। ये बस 2 कोर इमॉर्टल गो से चलता था, फ्लैश स्वॉर्ड और रंबलिंग थंडर गो। ऑफेंसिव इमॉर्टल किलर मूव था डार्क असैसिनेशन। इसमें 2 कोर इमॉर्टल गो थे, फ्लाइंग स्वॉर्ड गो और डार्क लिमिट गो। डार्क लिमिट को देखकर फेंग्युआन ने अंदर ही अंदर देखा। बहुत पहले इसने गो को पाने की कोशिश की थी, पर वो फेल हुआ था। फेरी जियांगयू के मरने के बाद डार्क लिमिट गो भी डिस्ट्रॉय हो गया। फेंग्युआन ने सोचा, अगर मेरे पास डार्क लिमिट गो होता तो फ्लाइंग स्वॉर्ड गो के साथ मिला के डार्क असैसिनेशन यूज कर पाता। अफसोस, क्या बोले। तभी एक आवाज दूर से उसे सुनाई देती है, फ्रेंड प्लीज वेट। फेंग्युआन ने मुड़कर देखा, एक डेसोलेट क्यूआई ग्रैंड लॉयन भागते हुए आ रहा था। उसके पीठ पर एक बड़ा सा लाल चेयर था जिसपे 2 गू इमॉर्टल्स बैठे हुए थे। ये लो।
फेंग युआन यहाँ पे इससे बात कर रहा है अपनी लैंड स्पीड से, यानी ब्लेस लैंड वाले से, अपने लांग या लैंड स्पीड से, और यहाँ पे कोई आ चुका है भाई तीसरा बंदा। देखते हैं क्या होता है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट अर्थ एबिस। वहाँ एक सोल बीस्ट चिल्लाया, उसकी चीख दर्द भरी थी। यिंग वुशी कहता है केयरफुल, सोल हाउल इमोर्टल गू फिर से एक्टिवेट हो गया है। एक इनविंसिबल एक तरीके से साउंड आई, इनविजिबल टाइप की, हवा में आई, घूम कर आई सीधा यिंग वुशी की तरफ। हाई लेवल ने ताई बांशन की तरफ आई, तीनों पीछे हटना पड़ा। ये वाइल्ड सोल हाउल इमोर्टल गू रैंक 7 था और ये सोल बीस्ट के अंदर रहता था। जब तीनों ने बीस्ट को कॉर्नर किया यानी दबाया, तब गू एक्टिवेट हुआ और बीस्ट को एक तरीके से रिटेलिएट करने में चांस मिल गया। और ताइबान शंग ने मुंह से खून निकालते हुए कहा कि कैसे पॉसिबल है, ये सिर्फ एक डेसोलेट बीस्ट है, इसके पास वाइल्ड रैंक 7 गू कैसे हो सकता है। तीनों की हालत खराब थी, इसके दिमाग घूम गए थे, सोल अब बहुत ज्यादा हैवी डैमेज पे था। हिंगविशी का चेहरा तुरंत ही उतर गया। ये क्राइसिस बिल्कुल आउट ऑफ नोवेयर आई थी। अभी सब नॉर्मल था पर अचानक से सोल बीस्ट सैडोसेट के टेरिटरी में घुस आया। हिंगविशी कहता है सोल हाउल इमोर्टल गो को एक्टिवेट करने के लिए इमोर्टल एसेंस नहीं चाहिए, ये डायरेक्टली सोल की फाउंडेशन से यूज होता है। यह सोल बीस्ट पहले एशियन डेसोलेट बीस्ट का था, किसी बड़े बैटल में हर्ट होकर इसका रैंक गिर गया है और डेसोलेट बीस्ट तक आ गया है। सोल हाउल इमोर्टल गो को ट्रिगर होने की वजह से ऐसा हुआ है। इसके साथ ही हिंगविशी के दिमाग में एक शब्द घूमा कि क्या ये सब उसकी वजह से हुआ है। और कौन हो सकता है? हेवेंसविल। उसने सोचा। यिंग वुशी कहता है मेरी सैडोसेट के प्लान फेल हो गए, मैंने हेवेंसविल को डिफाई किया, रिबर्थ के बाद मुझे फेंगयुआन के साथ मरना था सॉरी, पर मैंने नहीं मरा। अब हेवेंसविल मुझे पनिश कर रहा है। हेवेंस का सिस्टम हमेशा से बैलेंस मेंटेन करता था। पहले सैडोसेट तो चुप कर एकदम काम करता था, इसलिए हेवेंसविल उसके अगेंस्ट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। अब यिंग वुशी एक्सपोज हो गया, इसलिए हेवेंसविल ने एक तरीके से सोल बीस्ट उनके सामने भेज दिया ताकि ये लोग मरे, इनको दिक्कत हो। यिंग वुशी अंदर ही अंदर कहता है जब फेंगयुआन ने फिक्स मिडल ट्रैवल रिफाइन किया था, हेवेंसविल ने उसके लिए परफेक्ट सिचुएशन अरेंज की थी, उसके लिए इमोरियल लाइट भेज दी। अब ये मुझे एलिमिनेट करना चाहता है। देख रहे हो कैसी आयरोनी है, क्या कहते हैं उसे, हिपोक्रेसी है। क्या मुझे अपनी बॉडी के अंदर स्प्रिंग ऑटम सिगारेट तोड़ देना चाहिए तब ये जाके मेरे से छोड़ेगा मेरा पीछा। पर वो हेजिटेट कर रहा था। तब हाई लाउलान ने ट्रांसमिशन भेजा। हाई लाउलान कहती है हम इस सोल बीस्ट के पास नहीं जा सकते, इतने टाइम में भी तू अपनी असली स्ट्रेंथ छिपा रहा है, गो फॉर्मेशन क्यों नहीं यूज कर रहा है। क्यूआई जाई लॉयन पे बैठा हुआ था। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्यूआई जाई का सीन, और वो लॉयन पे बैठा हुआ था, कह रहा था फ्रेंड प्लीज वेट, कहाँ जा रहे हो। फेंगयुआन रुक गया, पीछे देखा। रोटेन मड माउंटेन से दूर आने के बाद उसने अपना इमोर्टल किलर मूव फेमिलियर फेस कंसील कर दिया था। ये मूव एटीट्यूड को रैंक हिट इमोर्टल को यूज करता था, जो मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। ज़्यादा देर तक चलने से माइंड थक जाता था और फेंगयुआन के मॉडिफाइड फेमिलियर फेस में चेंज फ्रॉम इमोर्टल तो नहीं था, इसलिए उसको एक्टिवेट करने के लिए 1000 से भी ज़्यादा मॉडल गू बॉम्ब चाहिए होते थे। बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन भी लगता था। इसी वजह से जब क्यूआई जाई ने फेंगयुआन को दूर से देखा तो उसको कंफर्म नहीं लगा कि ये कल्प्रिट है या डाउट है, उसे थोड़ा बहुत लग रहा था। जब वो पास आया तो क्यूआई ने फेंगयुआन को देखा, व्हाइट रोब में, एकदम से क्लीन लुक, स्किन स्नो जैसी व्हाइट, और आईज एकदम एक तरीके से चमक रही हैं और एकदम लंबे ब्लैक बाल कमर तक हैं। क्यूआई अंदर ही अंदर सोचता हुआ कहता है ये सीनियर इमोर्टल कितना रिफाइंड और ग्रेसफुल लग रहा है, ऐसी बियरिंग और एकदम इतना खतरनाक वाइब, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, कितना खतरनाक लुक है इसका। फेंगयुआन एकदम शांत एक्सप्रेशन से अपने फीस्ट को एकदम जो कप था उसको साइड में रखते हुए कहता है सीनियर आपने बुलाया क्यों। उसने फेमिलियर फेस यूज नहीं किया था, उसकी रैंक 6 कल्टीवेशन क्लियर दिख रही थी, जबकि क्यूआई जाई का रैंक 7 और भी बाहर आ रहा था। इस दुनिया में हमेशा स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्ट मिलता है, इसलिए फेंगयुआन ने रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग से बोला था। अगर वो एरोगेंट बनता तो अजीब लगता। क्यूआई जाई को भी अंदर ही अंदर फेंगयुआन का थोड़ा बहुत ये चीज़ पसंद आया कि रिस्पेक्ट दी है। क्यूआई जाई कहता बस कुछ चीज़ें ना वेरीफाई करनी थी। उसने अपनी स्लीव्स दिखाई और एक मड बॉल बाहर आया। वो एक्सपेंड होकर एलिफेंट साइज का बन गया और फिर से पैंथम फॉर्म बन के वो नीजियान का शेप में ले गया। फेंगयुआन का गेज थोड़ा सा डार्क हुआ। नीजियान पहले कंफ्यूज एक्सप्रेशन दिया पर तुरंत ही उसके अंदर गुस्सा भड़क गया। नीजियान कहता तू ही है डीमन, तूने मेरे ग्रैंडपा को मारने पर मजबूर करा, मेरी पूरी क्लैन को सिलेक्टर किया। ये कहकर नीजियान फेंगयुआन की तरफ चार्ज कर गया। क्यूआई जाई का एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गया, गेज तुरंत ही शार्प हो गए। फेंगयुआन को लगा जैसे उसकी बॉडी में निडल्स आने वाले हों, लगने वाले हों। फेंगयुआन ने भी देखा और घूमा। क्लाउड्स एकदम से हिलने लगे, सीनरी एकदम कवर हो गई। उसने तेरी से पीछे हटने का स्टार्ट करा। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है गो इमोर्टल्स ने इतने सारे मेथड्स बनाए हैं, इस सबको डिफेंड करना मुश्किल है। ये लोग मुझे ढूंढ भी लिए, रैंक 7 अपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग एनिमी है, रिट्रीट करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
क्यूआईसाई चिल्लाता हुआ कहता है स्टॉप। उसका राइट हैंड ईगल क्लो की तरह शेप में बदल गया। उसने ऊपर क्लाउड्स की तरफ एकदम भर स्विप किया और एक शूश आवाज आई। पूरे क्लाउड्स में मिस्ट तुरंत ही क्लीन हो गए। फेंग यूएन एक्सपोज हो गया। क्यूआईसाई ने अपना मुंह खोला और हवा में एकदम हवा को अंदर अपने मुंह में खींचने लगा। फेंग यूएन तुरंत ही फील करने लगा एक हैवी सक्शन फोर्स उसकी बॉडी को खींच रही है। स्पीड स्लो हो गई भागने की। इसी मोमेंट पे मडमैन नीजियान उसके पास आ गया। नीजियान पंच मारते हुए कहता मर जा। उसके फीस्ट की पावर टेरिफाइंग थी, जैसे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। पहले वो सिर्फ रैंक 2 गो मास्टर था, पर मरने के बाद क्यूआईसाई ने उसको एक मड मॉन्स्टर में बदल दिया। अब उसकी स्ट्रेंथ डेसोलेट बीस्ट लेवल तक बढ़ गई थी, मतलब रैंक 6 इमोर्टल के बराबर मैच हो गया था। ये क्लियर दिखाता था कि क्यूआईसाई रैंक 7 इमोर्टल के मेथड्स कितने डेंजरस हैं। नीजियान का पंच फेंगयुआन की तरफ आया, पर अगले ही मोमेंट फेंगयुआन का फिगर क्लाउड और मिस्ट में डिसॉल्व हो गया। क्यूआई ही थी, यानी जो लौंडिया थी उसके साथ, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई। कहती है ये क्या हुआ? पर क्यूआईसाई शांत रहा। उसने राइट साइड से उंगली करी और मॉर्टल किलर मूव डिवाइन फ्लिक यूज करा, और उस फ्लिक से थंब साइज प्लेटेड फेंगयुआन की तरफ आया। स्पीड इतनी हाई थी कि फेंगयुआन डॉज ही नहीं कर पाया। इस बार उसका बॉडी एक्सपोज हो गया। क्यूआईसाई ने सांस छोड़ी और तुरंत ही नीजियान की वृष्ट के आसपास एक थिक ट्रांसलूसेंट क्यूआई करंट घूमना स्टार्ट हो गया। उसकी स्पीड भी स्पीड हो गई, यानी स्पीड में भी स्पीड बढ़ गई। समझ रहे हो? वो जो मॉन्स्टर था उसकी स्पीड बढ़ गई क्योंकि वो फेंगयुआन को पकड़ना चाह रहा था। नीजियान कहता है आज तेरी मौत पक्की। वो दोबारा फेंगयुआन की तरफ चार्ज करा। फेंगयुआन उसको देख के हिल गया। लॉयन फर आर्मर था, इसलिए डिवाइन फ्लिक से उसको हार्म नहीं हुआ, बस एक्सपोज हो गया। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है अबे भाई, ये क्यूआई पाथ इमोर्टल को क्या बोले। ये क्यूआई पाथ इमोर्टल्स भी आ गए। क्यूआई पाथ का हिस्ट्री स्ट्रेंथ पाथ से भी ज्यादा ओल्ड था, पर इसका डिक्लाइन और भी ज्यादा था। फेंगयुआन को एक्सपेक्ट नहीं था कि साउथर्न बॉर्डर में एक रेयर क्यूआई पाथ इमोर्टल मिलेगा। अब उसको समझ आया कि नी क्लैन मास्केयर का तुरंत एक्सपोज कैसे हुआ। क्यूआई पाथ के पास नेचुरली कुछ एशियंट सीक्रेट मेथड्स तो होते हैं जिसको समझ मतलब उसको समझ नहीं पाएगा, या कोई भी समझ नहीं पाएगा उस चीज़ को, क्योंकि वो सीक्रेट रहते हैं ना, ज़्यादा आते नहीं है सामने। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है मैंने सिर्फ नी क्लैन को मारा, इन दोनों इमोटर्स को उससे क्या लेना देना। मेरी पहले वाली लाइफ की मेमोरी में तो नी क्लैन को कोई और एंसेस्टर मतलब नहीं था ना, तो ये कहाँ से आ गई, ये किसके हैं। नीजियान चिल्लाता हुआ कहता है नहीं, वो फिर से चार्ज हुआ और फेंगयुआन के हेडेक में थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। एकदम हेडेक में दर्द एकदम होता है ना, हेड पे हेडेक होना। उसने पहले मड मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट किया, उसको कोई फेटल वीकनेस तो नहीं हुई। फ्लाइंग स्वॉर्ड इमोर्टल को रैंक 7 से भी कम इफेक्ट कर रहा था। मैं कैसी कैसी अजीब जब बातें बोल देता हूँ। हेडेक में हेडेक फील हो रहा है, हेडेक ही तो दर्द होता है उल्टा कह दिया, सॉरी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि फेंगयुआन के पास कोई वे नहीं है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और जो एकदम से फ्रॉस्ट को कवर कर रहे थे, डायरेक्टली नीजियान की बॉडी पे स्ट्राइक करा, एकदम आइस एनर्जी। नीजियान की जो ऑफेंसिव पावर थी, फेंगयुआन की मूवमेंट्स एकदम भाई पत्ते जैसी हल्की थी और फ्लेक्सिबल थी। नीजियान कपड़े तक टच नहीं कर पाया उसके, पर फेंगयुआन का फ्रॉस्ट स्ट्राइक कंटिन्यूसली उसकी बॉडी पे लगते रहे। थोड़ी देर में नीजियान की अपर वाइट फ्रॉस्ट लेयर एकदम बन गई उसके ऊपर, और स्पीड बहुत स्लो हो गई। उसके वृष्ट तक के आसपास क्यूआई करंट में डेसिपेट हो गया, यानी क्यूआई जो था उसका खत्म हो गया। और फिर इसके बाद फेंगयुआन के पास इमोर्टल गू तो थे, पर वो सब रैंक 7 थे, उसको यूज करना रिस्की था क्योंकि बहुत ज्यादा देखते हो ना एसेंस लेता है। लॉयन फॉर आर्मर, क्लाउड सर्जिंग मूव और हैंड्स ऑफ फ्रॉस्ट, यही सबसे ज्यादा वो यूज कर रहा था। क्लाउड मूव उसने ताइबा इंस्टिंक्ट से सीखा था। हैंड्स ऑफ फ्रॉस्ट सॉन्ग जी से मिला था, और ताई बाई से टाइम पाथ क्लाउड पाथ कल्टीवेट कराया था, तो उससे वहां से सीख लिया था। फेंगयुआन के साथ अक्सर स्पार करता था, तो वहां से भी उसको ट्रेनिंग मिलती रहती थी ताई बाई जब स्पार करता था। मतलब अच्छे खासे मेथड्स पता थे। और शिव जोंगजी को कैप्चर करने के बाद सोल को प्रोवोक किया। शैडो सेट की चीजें वो नहीं निकाल पाया था, पर उसका ग्रोथ और इंसाइट सब ले गया था। ये सब फेंगयुआन यूज कर रहा था मॉर्टल मूव के लिए। रिक्वायर्ड गुवॉम उसने लांग या ब्लेसलैंड से लिए थे, और वही उसको यूज करने पे मतलब मजबूर था, क्योंकि इमोर्टल किलर मूव यूज नहीं कर सकता। इमोर्टल वो ज्यादा यूज नहीं कर सकता क्योंकि सारे के सारे रैंक 7 है ना, इसलिए। जब फेंगयुआन ने नी क्लैन को मास्कर किया, तब उसने उसके साथ फ्रीली एक तरीके से प्रैक्टिस भी किया था अगेंस्ट डेसोलेट बीस्ट मड मॉन्स्टर। क्यूआई जाई का जो फेस था ना, डार्क हो गया जब उसने देखा कि नीजियान उसके पास रैंक 6 बैटल स्ट्रेंथ थी। फेंगयुआन के हाथ में एक तरीके से टॉय बन गया। उसने तुरंत ही अपना मॉर्टल किलर मूव डिवाइन फ्लिक यूज करा और काउंटलेस क्यूआई पैटर्स से शूट कर दिए। ये पैटर्स इतने फास्ट थे कि फेंगयुआन सिर्फ थोड़े को ही डॉज कर पाया, और बाकी डायरेक्टली उसे लॉयन फॉर आर्मर पर लग गए। आर्मर की डिफेंस बहुत ही स्ट्रांग थी, जो क्यूआई जाई के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकली। क्यूआई जाई ने देखा और अपने मेथड्स को चेंज करा। दूर से ही उसने कटिंग मोशन किया और तुरंत ही क्यूआई ब्लेड फॉर्म हो गई। लोयन फर आर्मर सिर्फ 2 स्लैशेस में ही एंड्योर कर पाया, और फिर उसके बाद फेंगयुआन और जो डिफेंस उसे लगाई थी वो टूट गई थी। आर्मर की सरफेस पे ना एकदम ब्लैक और ऑयल जैसा कुछ लिक्विड आ गया था।
हाई चेंग का डिफेंसिव किलर मूव था जो फेंगिवान ने सोल को एकदम सर्च करके पाया था। यानी जब आर्मर टूटता तो उसको जोड़ने के लिए ग्लू की तरह इसने हाई चेंग का एक मूव यूज करा, ऑयल जैसा चिपका ग्लू जैसा था कुछ। इस ब्लैक ऑयल की वजह से क्यूआई ब्लेड्स की शार्पनेस 60% तक रिड्यूस हो गई। फेंगिवान ने तो बहुत सारे ऐसे किलर मूव सोल सर्च करके कलेक्ट किए थे। ये मूव अपने मास्टर के टाइम पे काउंटलेस ट्रेनिंग से रिफाइंड हुए थे। अब फेंगिवान थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके इन्हें इजीली यूज कर पा रहा था। ये देखकर क्यूआई जाई फिर से देखता है, उसके पास एकदम गट्स ऑफ फायर क्यूआई निकले और ये फायर क्यूआई हवा में एक तरीके से स्प्रेड होकर एक बड़ा सा इन्फर्नो बन गया, सीधा फेंगिवान की तरफ रश हुआ। साथ ही नीजैन भी पूरी पावर से फेंगिवान पर अटैक कर रहा था। जब इन्फर्नो फेंगिवान के सामने आया, उसने हंसकर एक क्लाउड पाथ किलर मूव एक्टिवेट करा, 9 क्लाउड रिंग। उसके अराउंड 9 रिंग्स आ गई और क्लाउड की रिंग जब बन गई, इन्फर्नो रिंग्स में ही टकरा के एब्जॉर्ब हो गया और 4 व्हाइट रिंग्स रेड बन गई। फेंगिवान ने दोनों हाथ एकदम स्क्रैच किए और हवा को पकड़ा और पाम के बीच में से गट्स ऑफ एयर इकट्ठा होकर ब्लैक स्पेयर्स बन गए, वो जो भाले होते हैं ना वैसे। और मॉर्टल किलर मूव डार्क वॉर्टेक्स यूज हुआ। फेंगिवान फ्लाई करते हुए कंटिन्यूसली डार्क वॉर्टेक्स से स्पेयर्स को क्यूआई जाई की तरफ शूट कर रहा था। ये देखकर क्यूआई जाई एकदम से शॉक हो गया, चिल्लाया वो, क्योंकि उसने महसूस किया कि ये जो क्यूआई जाई है, उसने महसूस करा कि अरे ये जो मेरे पर आ रहे हैं ना क्यूआई जाई की तरफ, ये जो स्पेयर्स आ रहे हैं वो असल में सिर्फ उसकी तरफ ही नहीं आ रहे थे, क्यूआई ही की तरफ भी आ रहे थे। क्यूआई जाई ने तुरंत ही काउंटर अटैक करा और क्यूआई ब्लेड्स को क्यूआई पेटल्स और नोज से निकले और फायर क्यूआई की तरफ कॉम्बिनेशन में यूज करा और दोनों तरफ से अटैक हुए। और दोनों तरफ से जो क्यूआई ब्लेड और क्यूआई स्पेस थे आपस में टकराए और दोनों ही खत्म हो गए। क्यूआई ही जो कि लौंडिया थी पूरी तरह से एकदम डेजीनेस फील कर रही थी, उसके लिए फाइट बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग थी। मॉर्टल फाइट हमेशा जमीन पे होती थी लेकिन यहाँ पे हवा में हो रही थी। सुपर फास्ट स्पीड से सब लड़ाई कर रहे थे। फ्रेंगिवान ने ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट श्योर है कि वो एक जेन्युइनली क्यूआई पाथ गो इमॉर्टल है। यानी वो समझ गया था ये जो क्यूआई जाई है ये ऑलमोस्ट पूरा लेजेड एकदम ओरिजिनल इमॉर्टल है। वो कौन सा पाथ कल्टीवेट करने वाला, क्यूआई पाथ वाला। लंबी फाइट के बाद भी क्यूआई जाई स्टिल रिलैक्स था, कामली क्यूआई ग्रैंड लॉयन के बैक पर बैठा हुआ था। और जब भी फेंगिवा ने डार्क वॉर्टेक्स या उसके जैसे कुछ मूव यूज करे, उसने क्रॉस करके डायरेक्ट हिट करा, इजीली उस चीज को कंसेंट एक तरीके से होता है ना कंडेंस क्यूआई में ब्लॉक हो जाते। सिचुएशन में सिर्फ क्यूआई ही अपर हैंड में था लेकिन अंदर से वो बिल्कुल आराम में एकदम नहीं था। यानी बाहर से दिखा रहा था कि मैं बहुत शांत हूँ लेकिन अंदर से उसको भी दिक्कत हो रही थी। क्यूआई सोचते हुए कहता है क्या हो रहा है। दूसरा कहता है मतलब दूसरी लाइन कहता है ये बंदा एक्चुअली कौन सा बात कल्टीवेट करता है भाई। जितने ज्यादा वो फाइट करता उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। फेंग युआन के इमॉर्टल क्लियर मूव सब लगभग अलग अलग दाव मार्क से एम्पलीफाई लग रहे थे और इन मूव में वाइंड पाथ, क्लाउड पाथ, डार्क पाथ, स्ट्रेंथ पाथ सारे मिक्स थे। क्यूआई जाई बिल्कुल एकदम पजल्ड हो गया, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पाथ का अपोनेंट है। और अब आगे सीन देखते हैं। फेंगयुआन की सिचुएशन बहुत ही अजीब थी। क्यूआई जाई नेचुरली अलर्ट फील कर रहा था। क्यूआई जाई सोचता हुआ कहता है ये फेंगयुआन के पास ऐसे कैसे दाव मार्क्स हैं। वो अलग अलग पाथ के किलर मूव यूज करता है और ऊपर से एम्पलीफिकेशन भी मिल रहा है उसको बिना किसी प्रॉब्लम के। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बाहर से क्यूआई जाई एकदम चिल लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एकदम भाई सोचे जा रहा था कि ये क्या सीन चल रहा था। क्यूआई अंदर से ही अब दोबारा सोचता है, कहता है हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा था जो ऐसा कर पाया था, रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल। हिस्ट्री में काफी डीमन वनरेबल हुए, उनमें से एक था रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल। स्ट्रेंथ पाथ का फाउंडर और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ भी उसने कल्टीवेट किया था। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके दाव मार्क्स फ्रीली चेंज होते थे। एग्जाम्पल, अगर वो लाइटनिंग एक तरीके से लाइटनिंग वुल्फ बन जाए तो लाइटनिंग पाथ के किलर मूव यूज कर लेता था। अगर स्वैम्प क्रैब बन जाता तो अर्थ पाथ के मूव्स कर लेता था। और मतलब जिस चीज में ट्रांसफॉर्म होता है ना उस पाथ के मूव उसके पास आ जाते थे। लेकिन नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन पाथ मास्टर सिर्फ एक ही टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशलाइज करते हैं। जैसे नॉर्थल पैस के कोर्ट कॉन्टेस्ट में चेंग लॉन्ग सिर्फ ड्रैगन में चेंज होता था और चेंग हू सिर्फ टाइगर में। गु इमॉर्टल जैसे ही लैंग जी 3 टाइप के वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता था लेकिन जब भी वो दाव मार्क्स स्विच करता है तो उसका टाइम लग जाता है इस चीज़ में और स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं पुराने दाव मार्क्स को हटाने के लिए, तब जाके न्यू वाले में आ पाता, चेंज हो पाता। ये प्रॉब्लम हिस्ट्री के हर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गो मास्टर और गो इमॉर्टल ने मतलब फील तो करी है, इसी वजह से वो पीछे रह जाते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही ऐसा बंदा था जो इस प्रॉब्लम मतलब उसको ये फेस नहीं करनी पड़ती थी प्रॉब्लम, वो और कोई नहीं रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल था। बिना रुकावट के दाव मार्क्स को स्विच कर लेता था बिना किसी मतलब दिक्कत के। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके मरने के बाद उसका मेथड काफ़ी पास डाउन नहीं हुआ। यानी मतलब एक तरीके से काफ़ी पास डाउन नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं उसका, कभी भी ऐसा लगा कि हुआ ही नहीं पास डाउन, ऐसा लग रहा था। बहुत सारे जीनियसेस ने ट्राई करा लेकिन सब फेल हो गए।
क्यूआईज़ाई अंदर से कहता है मतलब क्या ये बंदा रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल का कोई सीक्रेट इनहेरिटेंस ले आया है? सोच के उसका एक्साइटमेंट और बढ़ गया था। लेकिन असल में क्यूआईज़ाई अंडरएस्टिमेट कर रहा था फेंगयुआन को। फेंगयुआन की असली पावर का रीज़न था रैंक 9 का सवेरियन इमॉर्टल फेटिश गू, जो स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल ने रिफाइन किया था। ये एक तरीके से जो गू था ऑर्डिनरी नहीं था, ये स्पेक्ट्रल सोल के रिवाइवल के लिए ज़रूरी था। उसके अपने के मतलब उसका अपना बेस, उसने जो सपना देखा था इसको पाने का, वो वाला सपना था। सभी वनरेबल्स को हिस्ट्री में सप्रेस करने का, वो सपने को पूरा करने के लिए इसने गू रिफाइन करा, लेकिन एंड में उसको मिलने की जगह फेंगयुआन को मिल गया। स्पेक्ट्रल सोल के मरने के बाद भी हार नहीं मानी उसने सैडोसेक्ट बनाया, ज़ॉम्बी अलायंस को सेटअप करा, हज़ार सालों तक इनहेरिटेंस कलेक्ट करने का मतलब चीज़ें करी, अपना रिसर्च कंटिन्यू रखा और सैक्रिफाइस करता रहा। आखिर में ये गू बन गया और क्रिएट करा। ये इमॉर्टल गू उसके सोल पाथ का पीक था और बाकी सब इनहेरिटेंस का एसेंस भी इसमें ही था। ट्रूली अनमैच्ड प्रेज़र था। हेवेंसवेल ने फेंगयुआन को एक प्यादा बनाया था, लेकिन एक क्रूशियल मोमेंट पे फेंगयुआन ने अपनी अदरवर्ल्डली डीमन का नेचर यूज़ करा और कंट्रोल से फ्री हो गया और इस गू को अपने पास ही ले लिया। अभी ग्राउंड पे क्यूआईज़ाई सस्पिशियस था। फेंगयुआन से रैंक 6 ऑरा आ रहा था, लेकिन क्यूआईज़ाई केयरलेस नहीं हुआ। वो टेस्ट कर रहा था फेंगयुआन को। क्यूआईज़ाई रैंक 7 गू इमॉर्टल था। अगर उसके पास रैंक 7 इमॉर्टल गू ना भी हो, तो भी वो रैंक 6 वाले से तो मतलब ऊपर ही रहेगा ना। पहले उसने मडमैन नीजियान बनाया था और ग्रज क्यूआई से, वो भी एक इमॉर्टल मेथड ही था। लेकिन अभी वो इमॉर्टल गू यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि इमॉर्टल गू का मतलब इमॉर्टल एसेंस का खर्चा, और क्यूआईज़ाई के पास सिर्फ एक लो ग्रेड ब्लसलैंड था, इसलिए वो मतलब मजबूरी थी उसकी कि वो ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस वेस्ट ना करे। दूसरा रीज़न ये था उसका सबसे इम्पोर्टेंट वाला, इमॉर्टल गू और एक सीक्रेट होते हैं। मतलब अगर मान लो इमॉर्टल गू तुम अपना रिवील कर दो, तो बंदे के पास तो सीक्रेट चला गया ना कि इसके पास ये वाला इमॉर्टल गू है। अगर एनिमी को पता चल गया तुम्हारे पास कौन-सा गू है, तो वो काउंटर बना लेगा। इसलिए इमॉर्टल गू नॉर्मली सिर्फ़ क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज़ किया जाता है। इसलिए शुरू के बैटल में दोनों तरफ से प्रोबिंग चल रही थी, यानी एक-दूसरे को उकसाया जा रहा था। क्यूआईज़ाई भी फेंगयुआन को टेस्ट कर रहा था और फेंगयुआन भी उसको टेस्ट कर रहा था। फेंगयुआन ने अलग-अलग मॉर्टल किल मूव यूज़ करे और अपनी स्मार्ट लुक के साथ क्यूआई ही की पूरी अटेंशन खींच ली थी। लेकिन क्यूआईज़ाई की तरह फेंगयुआन भी कैजुअली इमॉर्टल गू यूज़ नहीं कर सकता था। उसके पास रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल गू थे, लेकिन उसकी इमॉर्टल एसेंस सिर्फ रैंक 6 ग्रीन ग्रेप वाली थी, जो क्यूआईज़ाई के लेवल से कम थी। अगर फेंगयुआन लांग या सेक्ट जॉइन ना करता, तो इमॉर्टल एसेंस स्टोन उसके पास कम होते और ये फाइट तो पक्का हार जाता। फाइट लगातार चलती रही, दोनों तरफ से अटैक और डिफेंस चल रहा था और बैटलफील्ड काफ़ी नॉइज़ी हो गई थी। क्यूआई ही जो लौंडिया थी, वो तो चुपचाप देख रही थी और अंदर से शॉक हो गई थी देख के। ग्रेजुअली क्यूआईज़ाई डिसएडवांटेज में आने लगा, क्योंकि मॉर्टल किलर मूव में एम्प्लीफिकेशन लिमिटेड होता है, वो इमॉर्टल गू के लेवल का कभी नहीं बन सकता। हिस्ट्री में सिर्फ एक ही मॉर्टल किलर मूव का रिकॉर्ड था जो इमॉर्टल गू के बराबर काम करता था। उसका नाम था व्हाइट बोन चैरेट, जो प्योर एकदम भाई बहुत खतरनाक था, एकदम डिमोनिक वाला अटैक था। क्योंकि हम जानते हैं ना, उसमें था नॉर्थल प्लेन्स में, हम जब शुरू-शुरू की आर्क हमने कंटिन्यू करी थी नॉर्थल प्लेन्स की, तो उसमें एक बंदा था चांग शैनन का जो दुश्मन था, वो यूज़ करता था। फेंगयुआन के पास एक बू भी तो था। पता नहीं कहाँ है, अब है कि नहीं पता नहीं, देखेंगे बाद में। और ये जो था ना, ये व्हाइट बोन चैरेट जो एक प्राउड बोन डीमन लॉर्ड शेनज़िया ओ ने बनाया था। हाँ, देखा, ये वही बंदा है। ये बंदा रैंक 8 डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल था और इसके काम के लिए फ़ेमस था। इवन 10 वल्नरेबल्स भी इसमें लेवल पे नहीं पहुँचे थे। अरे भाई साहब! अच्छा, ये कोई और बंदा होगा जिसने ये मूव बनाया होगा। मुझे लगा वही बंदा है जो चांग शाइन का दुश्मन था। वो कोई और था। उसके पास तो सिर्फ रैंक 5 का बू था, ये वाला व्हाइट बोन वाला। वल्नरेबल्स पावरफुल थे, लेकिन एक तरीके से ओमनीपोटेंट नहीं थे। स्पेशलिटीज़ अलग-अलग फ़ील्ड्स में एकदम एक्सेल करते हैं। एग्ज़ाम्पल जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल और थीविंग हेवन डीमन वल्नरेबल ने भी तो लॉन्ग हेयर सेक्टर से गो रिफाइनमेंट करवाया था ना। आखिर में थे रैंक 9 के, लेकिन आना तो पड़ा रैंक 8 वाले के पास, जो कि रिफाइनमेंट पाथ में स्पेशलिटी रखता था। इस सिचुएशन में भले ही क्यूआईज़ाई के दाँव मार्क ज़्यादा थे, फेंगयुआन के पास ज़्यादा वैरायटी थी, क्योंकि उसके पास अलग-अलग टाइप के हैं ना इसलिए, और क्योंकि मॉर्टल किलर मूव का एम्प्लीफिकेशन लिमिटेड में था, फेंगयुआन उसे ईज़िली हैंडल कर पा रहा था। ये एडवांटेज है भाई बॉडी होने का। और मैं बता दूं, फेंगयुआ ना बड़ा खतरनाक दिख रहा है जब से उसकी जो बॉडी आई है ना, एकदम सुंदर व्हाइट स्किन, व्हाइट कपड़े, एकदम ऐसा लग रहा है कि इससे 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 ज्यादा राइटियस तो कोई दिखेगा नहीं। मैं थंबनेल इसका बना दूंगा, चलो इसका थंबनेल बनाऊंगा मैं, तुम देखना। इससे ज्यादा राइटियस कोई दिखेगा नहीं, ऐसा दिख रहा है ये। और इसी के साथ ग्रेजुअली फेंगयुआन अटैक ज्यादा और डिफेंस कम करने लगा और फाइट का कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। क्यूआई जाई ने ऐसे देखा, वो अपना मूव चला, बैटलफील्ड किलर मूव क्यूआई लॉकडाउन। तुरंत ही एरिया सील हो गया और एकदम हवा जो थी फ्रीज हो गई।
पेंगुइन एकदम चिल था, स्माइल किया। ये सिर्फ मॉर्टल लेवल का मूव था। इमॉर्टल वू होल्डर्स के लिए कोई खास डेंजर नहीं था। उसने काउंटर में चलाया स्नो डोमेन। बैटलफील्ड स्प्लिट हो गया, एक साइड आईसी, दूसरी साइड था एयर। ये देख के क्यूआई ही एकदम से शॉक हो गया। वो कहता ओएमजी। पेंगुइन एकदम स्टिल रिलैक्स था। देख के क्यूआई एकदम एक तरीके से इम्पेशेंट हो गया। इस बार उसने अपना रैंक 6 क्यूआई पाथ इमॉर्टल को एक्टिवेट करा। तुरंत ही बैटलफील्ड बदल गया और क्यूआई लॉकडाउन डिसॉल्व हो गया और एक लंबी सी यिन क्यूआई रोप में बदल गया। स्नेक जैसी थी और वो फेंगयुआन पर अटैक कर रही थी। फेंगयुआन ने अपना रैंक 7 स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को यूज़ करा। एक वूश आवाज़ आई, एक शार्प स्वॉर्ड की तरह हवा में शूट हो गया और ही जो अपनी क्यूआई ही थी ना, लौंडिया जो दूर से खड़ी होकर देख रही थी, वो तो बस एक ही वर्ड उसके मुँह से निकला, सो फास्ट। क्यूआई ज़ाई भी एकदम शॉक्ड हो गया। कहा, क्या स्वॉर्ड पाथ? ये तो स्नो या वाइंड लग रहा था पहले, ये कैसे पॉसिबल है? फिर क्यूआई ज़ाई हँसा, कहा, तेरा बैड लक है, मैंने 3 साल से अपना इमॉर्टल किलर मूव कंप्लीट नहीं किया है। उसने ऑरा रिलीज़ करा। ओह सॉरी, मैंने कह दिया कंप्लीट नहीं करा, असल में इसने कंप्लीट किया है। 3 साल लग गए भाई को कंप्लीट करने में क्यूआई को। ऑरा रिलीज़ हुआ और अपना क्यूआई ग्रैंड लॉयन फेंगयुआन के पीछे भेज दिया। लॉयन की स्पीड इंसेन थी, कुछ ही मिनट में फेंगयुआन तक पहुंच गया। क्यूआई ज़ाई ने फिर से वही यिन क्यूआई रोप समन की और फेंगयुआन को कामली एनालाइज कर रहा था कि और क्या-क्या कर सकता है। और इस बेस से एक ही मतलब एक रैंक 6 इमॉर्टल को यूज़ कर रहा था। शायद मोमेंट किलर मूव में बहुत ही गूबॉम लग रहे थे, इसलिए फोकस वहाँ कर रहा था। फेंगयुआन ने अपना दूसरा इमॉर्टल को निकाला, फ्लाइंग स्वॉर्ड को। स्वॉर्ड ने ईज़िली क्यूआई रिन रोप को काट दिया। क्यूआई ज़ाई का दिल एकदम से हिल गया। कहा, क्या? क्या दूसरा रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल को? मतलब ये तो फुल स्वॉर्ड पाथ गो इमॉर्टल है। फिर पहले मॉडल किलर मूव क्यों यूज़ कर रहा था? दोनों इमॉर्टल को रैंक 7 कैसे है इसके पास? कहीं ये अपना ऑरा फेक कर तो नहीं रहा है? ये रैंक 6 दिखा रहा हो लेकिन असल में क्या पता रैंक 7 हो, फँसाने के लिए। क्यूआई ज़ाई एकदम कन्फ्यूज़ हो गया। फिर अपने एनालिसिस पे शॉक होने लगा कि अरे! जो मैंने सोचा था ये रैंक 6 है, क्या वो झूठ तो नहीं है? क्यूआई ज़ाई सीरियस हो गया। फेंगयुआन भी एकदम टेंस था। उसने पहले फ्लाइंग स्वॉर्ड गू से यिन क्यूआई रोप को काट दिया था, लेकिन वो तुरंत ही रिकवर हो गई थी। फेंगयुआन सोचता है फ्लाइंग स्वॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, पर रोप एक तरीके से गायब नहीं हो रही, दोबारा बन जा रही है। मुझे एक प्रॉपर स्वॉर्ड पाथ किलर मूव चाहिए ही होगा। वो स्वॉर्ड एस्केप यूज़ करके रिट्रीट करने लगा, लेकिन क्यूआई ज़ाई के पास मोमेंट किलर मूव था, इसलिए चेस करता गया। अब फेंगयुआन डिसएडवांटेज में था क्योंकि वो रैंक 6 है और सामने रैंक 7। फेंगयुआन सोचता है मेरे पास सिर्फ 2 इमॉर्टल गू हैं और अगर उसके पास इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव हुआ तो भाई मैं तो फँस जाऊँगा, मुझे निकलना होगा। स्वॉर्ड एस्केप एक्टिवेट किया और स्काई में फ्लाई कर गया। यूआईज़ाई कोल्डली कहता है, हाँ, बहुत ही केयरफुल है, मैं उसके रिसोर्स से ड्रेन करूँगा। टाइम के साथ बैटलफील्ड क्यूआई पाथ के फेवर में हो जाएगा, लेकिन फेंगयुआन बार-बार लोकेशन चेंज करके फाइट को अवॉइड कर रहा था। इस वजह से क्यूआईज़ाई अपना एडवांटेज एक तरीके से ले नहीं पा रहा था। वो इमॉर्टल्स फास्ट होते हैं, इसलिए बिना इमॉर्टल बैटलफील्ड मूव के भी ट्रैप करना मुश्किल होता है। क्यूआई ज़ाई फिर भी चेस करता रहा, उसके लिए पर्सनल था। फेंगयुआन ने नी क्लैन विलेज डिस्ट्रॉय किया था और क्यूआई ज़ाई को लगा शायद वो किसी और बड़े क्लैन का बंदा है। फेंगयुआन सोचता है, ये मुझे इतना चेस क्यों कर रहा है भाई? पिछली लाइफ में नी क्लैन के पास इमॉर्टल ही नहीं थे, तो ये कैसे आया? फाइट चलते-चलते फेंगयुआन को रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ वाली रैंक 6 लड़की नई गू इमॉर्टल है। उसने पूरे बैटल में एक बार भी अटैक नहीं किया, मतलब एक तरीके से थ्रेट नहीं है वो। दूसरी तरफ क्यूआई ज़ाई एक तरीके से शॉक में आ गया था। वो कहता है, ये सच में रैंक 6 है, पर 2 रैंक 7 स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल को यूज़ कर रहा है। नॉर्मल रैंक 6 के पास एक भी इमॉर्टल को नहीं होता और ये तो देखो 2-2 रैंक 7 के लेके बैठा है। क्यूआई अंदर से देखता है सोचते हुए कि चलो देखते हैं इसके पास कितना ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस है। फेंगयुआन फाइट करते हुए रिट्रीट कर रहा था, उसके पास एसेंस लांग या सेक्ट से आ रहा था, पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट 0 के करीब थे। अरे भाई साहब! फेंगयुआन अंदर से कहता है, ये बंदा क्लियरली मेरी इमॉर्टल एसेंस वेस्ट करना चाहता है और मुझे इसकी स्कीम पता होते हुए भी मैं इसे रोक नहीं पा रहा। फाइट एक तरीके से डेडलॉक में चली गई थी। क्यूआई उसे पकड़ नहीं पा रहा था, फेंगयुआन उसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। क्यूआई अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। वो कहता है ये रैंक 6 डेफिनिटली कोई बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है। अगर मैं इसे लूट पाया तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लकी चांस यही होगा। उसकी आँखों में फेंगयुआन अब एक तरीके से एक वॉकिंग ट्रेज़र चेस्ट बन गया था, जिसे वो लूटना चाहता था। अब आगे देखते हुए देखते हैं जो क्यूआई था एकदम शॉक में हो गया। वो क्यूआई सोचता है, आगे जो माउंटेन है ना, ये तो 5 रीजनल माउंटेन रेंज है। नहीं, उसको वहाँ एंटर नहीं करने दे सकता। ये माउंटेन एक रैंक 8 रेस्ट्रिक्शंस एक्सपर्ट ताओ ज़ू ने बनाया था। रेस्ट्रिक्शंस पाथ का टॉप मास्टर, ये बेसिकली रीजनल वॉल का कॉपी था, जहाँ गू इमॉर्टल्स एंटर करते ही एक तरीके से रेप्लूजन फेस करते। पेंगुइन इसी जगह एस्केप करना चाहता था।
क्योंकि उसका रैंक 6 लेवल रेवोल्यूशन को ज़्यादा ईज़िली हैंडल करेगा, जबकि जो क्यूआईज़ाई है उसका रैंक 7 है, तो वो उससे जैसे रीजनल वॉल होती है ना, रीजनल वॉल में अगर तुम घुसोगे तो वही बात पड़ जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारा रैंक ज़्यादा है तो तुम्हें और ज़्यादा दिक्कत होगी, अगर तुम्हारा रैंक कम है तो तुम्हारी कम दिक्कत होगी। तो फेंगयुआन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि ये भी उसी की तरह काम करता है, तो इधर अगर वो घुसेगा तो रैंक 7 वाले को ऑफ कोर्स ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यूआईज़ाई सोचता हुआ कहता है, नो, ये हमारे क्लैन के बेट से जुड़ा हुआ है, मुझे इसे मारना ही होगा। क्यूआईज़ाई ने क्यूआई ही को छोड़ा और कहा, यहाँ रुकना और लोयन तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, मैं फेंगयुआन को खत्म करके लौटूंगा। क्यूआई ही एकदम कहती है, ग्रेट अंकल, प्लीज केयरफुल रहना। क्यूआईज़ाई चेस करते हुए माउंटेन रेंज में घुस गया। वहां दोनों की लड़ाई इंटेंस हो गई। फेंगयुआन ज्यादा इंजर्ड था, लेकिन उसके रैंक 6 होने की वजह से वो रेपुल्जन को बेटर हैंडल कर पा रहा था। एस्केप कर गया। क्यूआईज़ाई भी थोड़ा सा थका हुआ था, मजबूर होकर वापस लौट आया। क्यूआई ही तुरंत ही दौड़ी, कहा, ग्रेट अंकल, यू आर बैक। वो बहुत ज़्यादा वरिड हो गई थी, क्योंकि भाई इमोर्टल्स की लड़ाई है, मर भी सकते हैं ना, इसलिए। क्यूआईज़ाई ने गुस्से में कहा, मैंने बोला था ना लोयन के साथ रुके रहना, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? वो थोड़ा सा रुका। क्यूआई ने सर झुका के कहा, आई एम सॉरी, मैं क्या करती, मुझे टेंशन हो रही थी। क्यूआईज़ाई ने थोड़ा सा बोला, वो बंदा इंजर्ड है, नेक्स्ट टाइम मिला तो मैं उसे ज़रूर, और ज़रूर बोलते उसके मुंह से खून निकल गया। उसकी बात अधूरी ही थी और एक डार्क फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके फोरहेड और मुंह से पार हो गई। यहाँ से घुसा के निकाल दी भाई। इतना गंदा सीन हो गया, आर पार हो गई। क्यूआई ही के चेहरे का मास्क गिरा और एक्चुअली फेंगयुआन निकला। फेंगयुआन ने हल्का सा स्माइल करा। क्यूआई जाई की आंखें शॉक में हो गई और रिग्रेट और फियर से भर गया। उसका बॉडी डर के एकदम जमीन पे गिर गया, वो मर चुका था। अब तुम समझे यहाँ पे सीन क्या हुआ है? भाई ने बड़ा गंदा सीन करा है। भाई ने एक्चुअली क्या करा, अंदर गया, अंदर जाके गायब हो गया, भाग गया, ऐसा दिखाया कि भाग चुका है। फिर पीछे से क्या हुआ, पीछे से बन के आया, इसकी जो साथ लड़की थी ना, उसका फेस लेके आया। और उसका फेस लेके आया, ये उसके पास गया कि अरे तुम यहाँ पे फंसी हुई क्यों थी? मैंने बोला था ना लॉयन के साथ रहना, तुम यहाँ पे आ गई भागे भागे। इसने, इस चोमू ने ज़रा सा ध्यान नहीं दिया कि इसके साथ लॉयन आया ही नहीं है, यानी ये असली हो ही नहीं सकती। देख रहे हो रैंक 7 कितना चोमू था ये। पता ही नहीं चला इसके साथ कि ये भेस भी बदला हो सकता है इसका। और इसने भी वही करा, फेंगयुआन पास आया, स्वॉर्ड निकाली, जैसे एकदम भाई आया था सामने, मुँह पे ही घुसा दी, मार दिया इसको, खत्म। 5 रीजनल माउंटेन रेंज के अंदर हमेशा 5 अलग कलर की रोशनी चमकती रहती थी और अलग, मतलब हर जो कलर था ना, अलग ही रीजनल वॉल को जो रेप्लिका बनाता था, यानी एकदम देखो प्रेजेंट करता है। जैसे पर्पल प्लाज्मा वॉल है ना, वो साउथर्न बॉर्डर को रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन लिकोराइस वॉल है, वो नॉर्थर्न प्लेन्स को करती है, जो ग्रीन कलर की है। रेड फ्लेम वॉल है, वो वेस्टर्न डिजर्ट को करती है, यानी गर्म। डीप ब्लू करती है वो ईस्टर्न सी को, और व्हाइट गोल्ड करती है सेंट्रल कॉन्टिनेंट को। और इसी व्हाइट गोल्ड रीजन में क्यूआईज़ाई मर गया था। फेंगयुआन ने उसके फोरहेड से फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को निकाला। ये तलवार पहले सिल्वर लाइट से शाइन कर रही थी और एक डार्क और डेड सी दिख रही थी, क्योंकि फेंगयुआन ने डार्क असैसिनेशन किलर मूव यूज करा था। इस मूव का फायदा ये था कि पूरा कंसीलमेंट मिलता था, एनिमी को कोई ऑरा फील नहीं होता। अटैक इतना फास्ट है कि रिएक्ट करना मुश्किल। वीकनेस बस एक ही थी कि शॉर्ट रेंज अटैक था, यानी 100 स्टेप की दूरी के अंदर करना पड़ता है तभी काम करेगा, और जितनी दूरी कम होगी उतना बढ़िया काम करेगा। इसलिए फेंगयुआन ने रिस्क लिया, अपना रूप क्यूआई ही के फेमिलियर फेस से डिस्गाइज कर लिया, यानी वेश बदल लिया, और क्यूआई जाई के पास गया और चांस मिलते ही मुंह में तलवार घुसा दी। क्यूआई जाई की डेथ के बाद फेंगयुआन ने उसका सोल खींच लिया और अपने 9-5 समीलर इमोर्टल प्राइमेसी में डाल दिया। मतलब यही उसका नाम है। 9-5 इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो 9 हेवेंस से तो वो अंदर है, उसके अंदर 5 प्रीजन से तो वो भी भाई के पेट के अंदर है, तो सब कुछ पेट के अंदर ही है, तो उसका नाम ही है इमोर्टल प्राइमेसी। 9-5 इमोर्टल प्राइमेसी इसको मैं बोल दूंगा। वहाँ सोल सर्च में शुरू किया। उसके बाद पेंगुइन ने अपना रूप बदलकर क्यूआई जान बन गया, क्योंकि अब उसे क्यूआई ही को भी खत्म करना था। लेकिन जब वो बाहर गया तब तक क्यूआई ही मर चुकी थी। हैं, उसे डेसोलेट बीस्ट क्यूआई ग्रैंड लॉयन के हाथ से जो क्यूआई जाई ने एंस्लेव किया था। क्यूआई जाई के मरने के बाद बीस्ट फ्री हो गया था और भूखा होने की वजह से उसने क्यूआई ही को मार दिया। ओके, तो वो मर गई भाई, मर गई। क्यूआई ही न्यू इमॉर्टल थी, लॉयन के अगेंस्ट रेसिस्ट नहीं कर पाई, एंड में खा के ही मर गई। इसके मतलब वो खा गया लॉयन। पेंगुआ ने तुरंत ही इमॉर्टल स्वॉर्ड जो थी ना, फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल वाला, क्यूआई ग्रैंड लॉयन को भी मार दिया, जिससे वो भी खत्म, सारे सबूत मिटा दिए। स्वॉर्ड उसके दिमाग में घुसी थी और बीस्ट चीखता हुआ मर गया था। पेंगुइन को रिलीफ मिला कि स्वॉर्ड की ट्रू पावर दिख गई है। चाहे गो इमॉर्टल हो या लॉयन, क्रिटिकल स्ट्राइक एक तरीके से स्ट्राइक लगता ही डायरेक्ट तो हैवी डैमेज पड़ेगा ही। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को इमॉर्टल एसेंस बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। किल का जो कॉस्ट था बहुत बड़ा था। फेंगुआ ने बीस्ट का स्टमक काट के क्यूआई ही का जो बॉडी था उसका पार्ट निकाला, केयरफुली इमॉर्टल प्राइमेसी को लोकेट किया और उसे भी अपने प्राइमेसी में स्टोर कर लिया। लो भाई, अब तो भाई उठा उठा के एकदम पेट में ही प्राइमेसी डालता रहता है दूसरों के, ताकि और बड़ा कर ले। देख रहे हो फायदा?
एंड में फेंगयुआन का फ़ायदा ये था कि दोनों इमॉर्टल्स मर गए। अब उनके जो प्राइमल सीक के रिसोर्स थे और जो भी दाव मार्क्स थे वो सारे के सारे भाई ने कंज़्यूम कर लिए। देख रहे हो ना कोई इमॉर्टल किलर मूव लगा, ना कुछ रिफाइन करा, ना कुछ करा, डायरेक्ट उठाया प्राइमसी और पेट में डाला, काम खत्म। देख रहे हो ये होते हैकिंग चल रही थी भाई यहाँ पे। फेंगयुआन अब एक सेकंड मेथड यूज़ कर रहा था। फेंगयुआन कहता है इस बैटल के बाद मेरे अंदर का जो क्यूआई पाथ के दाव मार्क्स है ना बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए हैं। मतलब अब जब भी मैं क्यूआई पाथ के गो वॉर्म या किलर मूव यूज़ करूँगा एम्प्लीफिकेशन बढ़ेगा। एम्प्लीफिकेशन का सिंपल मतलब मैं दोबारा बता देता हूँ। तुम्हारे पास एक गो है जो अपना 100% दिखाएगा, लेकिन तुम्हारे पास 10 दाव मार्क है, तो उसकी जो पावर हो जाएगी एम्प्लीफिकेशन की वजह से बफ़ पड़ेगा उसमें और 10% और बढ़ जाएगी। यानी 100% पावर की जगह 110% पावर दिखाएगा। इसका ही मतलब एम्प्लीफिकेशन है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉब्लम बस एक ही है, मैं क्यूआई पाथ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस ऑर्डिनरी लेवल पर हूँ क्यूआई पाथ में। पर इमॉर्टल प्राइमसी के फ़ायदा मिलेगा और एनवायरनमेंट चेंज होगा और क्यूआई पाथ रिसोर्स ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगी। वो क्लाउड्स के अंदर ऊपर फ्लाई करते हुए अपने गेन्स कैलकुलेट कर रहा था। क्यूआई ज़ाई का सोल अभी भी सबसे बड़ा एसेट था। उसमें बहुत सी ज़्यादा पोटेंशियल होगा क्योंकि सर्च करेगा ना इसलिए। दाव मार्क्स कितने मिलेंगे ये भी एग्ज़ैक्ट नहीं पता था। पर फेंगयुआन जानता था कि उसे और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जब वो 5 रीजनल माउंटेन रेंज में एंटर हुआ था, उसे शॉकिंगली देखा था कि उसका बॉडी बिल्कुल अनअफेक्टेड है। यानी ये जो रीजनल माउंटेन था ना, इससे भाई को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। नॉर्मली एक साउथर्न बॉर्डर को इमॉर्टल जब दूसरे रीजन में जाता है ना, तो इमिटेशन वॉल में जाता है, तो हैवी एक तरीके से ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना, दबा-दबा सा प्रेशर फ़ील करना, फ्रीली रोम नहीं कर पाता। बट फेंगयुआन भाई वो तो घूम जा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही। फेंगयुआन सोच में कहता है मतलब ये जो ताओ ज़ू ने बनाई वॉल थी ना, मुझे रोक नहीं पा रही। अगर यहाँ फ्रीली ट्रैवल कर सकता हूँ, तो असली रीजनल वॉल भी क्रॉस कर पाऊँगा क्या मैं? सोचने वाली बात है, क्या पता कर पाए, देखेंगे वो तो आगे। इस वजह से पीछे वाले जो लोग होंगे, जो मेरे पीछे होंगे या जो मेरे को पकड़ेंगे, जो भी इस चीज़ को देखेंगे, वो परस्यू करते होंगे, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए प्रिटेंड किया कि वो ऑब्स्टिकल फेस करेगा। लेकिन असल में वो प्रिटेंड देखो, भाई इतना कहना चाह रहा है इस लाइन में कि देखो अगर कोई इसका पीछा कर रहा है या वो किसी को अपने पीछे-पीछे भगा के लाया है या कोई भी उसे जो देख रहा है, उसके सामने से प्रिटेंड करना पड़ेगा कि उसे दिक्कत हो रही है। उसे भी बाकी लोगों की तरह दिक्कत हो रही है, उसे क्रॉस करने में जो रीजनल वॉल होती है, जो ये वाली वॉल है 5 रीजन माउंटेन की वॉल, इसे दोनों जगह को क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा। वरना दिक्कत आएगी ना, रियलिटी में तो ईज़िली मूव कर जाएगा वो। अब क्यूआई ज़ाई और क्यूआई ही और क्यूआई ग्रैंड लॉयन का मैटर तो सेटल हो गया था। उसे फाइनली कन्फर्म किया कि शायद उसका गेस सही है। फेंगियोन कहता है मेरा बॉडी नॉर्मल नहीं है, ना कोई पेरेंट्स है, ना कोई ओरिजिन है। ये बना है रैंक 9 सवेरियन इमॉर्टल फेटिस गो से। अगर इसे एक इमॉर्टल मतलब एक तरीके से इसे एक इमॉर्टल गो माना जाए तो समझ आता है क्यों वॉल्स मुझे ब्लॉक नहीं कर रही, क्योंकि अपने आप में ये शायद एक इमॉर्टल गो हो सकता है इसलिए। 5 रीजनल वॉल एक्चुअली गो इमॉर्टल्स को टारगेट करती हैं, इमॉर्टल गू को नहीं करती। प्रूफ भी था, फेंग जीजे ने एक बार रैंक 6 इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल को भेजा था जो इजीली नॉर्थर्न प्लेन से सेंट्रल कॉन्टिनेंट क्रॉस कर गया था। गू क्रॉस कर गया लेकिन बंदा क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब फेंगयुआन को ऐसा लग रहा है कि ये जो रीजनल वॉल है ना, ये जो रीजनल वॉल है वो फेंगयुआन को ऐसा पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। वो ऐसा नहीं सोच रही कि ये फेंगयुआन एक जिंदा इंसान है या पर्सन है या एक इमॉर्टल है। वो इसे ऐसा देख रही है कि ये इंसान नहीं है, ये एक इमॉर्टल गू है। फेंगयुआन एक इंसान नहीं है, फेंगयुआन एक इमॉर्टल गू है, इसलिए वो आराम से उसे क्रॉस करने दे रही थी। फेंगयुआन सोच के कहता है अगर ये चीज़ सही है तो मुझे फिक्स मॉडल ट्रैवल रिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो तुरंत ही एक रीजनल वॉल की तरफ फ्लाई करने लगा, अपना गेस टेस्ट करने की जो मैंने सोचा है वो सही है कि नहीं। अब देखते हैं, क्या पता सही निकल जाए तो मज़ा आ जाएगा, देखते हैं। उसका प्लान पहले फिक्स मॉडल ट्रैवल रिफाइन करना था क्योंकि उसे लांग या ब्लेसलैंड वापस जाना था। वहाँ सेफ था, उसकी प्रीवियस लाइफ में 500 साल तक सर्वाइव किया था बिफोर हेवनली कोर्ट मतलब अटैक के। यानी उसका कहना है कि जब वो पिछली ज़िंदगी में था तो 500 साल ये तो था ना लांग या ब्लेसलैंड, ये आराम से ज़िंदा रहा था, आराम से सब कुछ सही रहा था इसका 500 साल तक। तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए तो सही रहेगा। प्लस उसके रिसोर्स भी मोस्टली वहीं थे। ट्रेज़र येलो हेवन यूज़ करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और सबसे बड़ा रीज़न है फिक्स मॉडल ट्रैवल बनाने के लिए लाइट ऑफ इमोरियल एरा चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर है। पर अब सिचुएशन डिफरेंट थी। फेंगयुआन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लैमिटीज़ और ट्रिबुलेशन थी। उसका पहला आर्थिक क्लैमिटी आने में अभी 2 मंथ से भी कम टाइम बचा था। लो भाई, क्लैमिटी आने वाला है। फेंगयुआन कहता है अगर गैस सही है तो मुझे फिक्स मॉडल ट्रैवल छोड़ देना चाहिए। सीधा लांग या ब्लेसलैंड जाकर अपने ट्रिबुलेशन के लिए प्रिपेयर करना होगा और टाइम बहुत कम है मेरे पास, वरना क्लैमिटी आएगी।
अब वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी तो नहीं था, उसका प्राइमेसी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लेवल का था, यानी एकदम हैकर लेवल चीज़ थी भाई के पास, एकदम एकदम हैकर भी नहीं बोल सकते। भाई ने खुद सिस्टम के अंदर ही एक नया सिस्टम बना दिया भाई ने। मतलब उसकी कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन भी उतनी ही टेरिफाइंग होगी जैसे स्वॉर्ड्स उसके गले पे लटक रही हों, ऐसे टाइप की। अब फेंगयुआन क्लाउड की तरफ देखते हुए एकदम अर्जेंसी फ़ील कर रहा था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सेंट्रल कॉन्टिनेंट अर्थ एबिस। यिंग वुशी एकदम भाई रंबल एकदम कर रहा था और सामने खड़ा था। फेस अगली एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। उसके पीछे थे हाई लाओलन, ताई बैशिंग और रैंक 7 वेरिएंट ह्यूमन शीनू। ये टीम में 4 गो इमॉर्टल थे बट स्ट्रेंथ अलग थी। सबसे पावरफुल शीनू था, फिर हाई लाओलन, फिर ताई बैशिंग और सबसे वीक यहाँ पे यिंग वुशी। क्योंकि अभी वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी था और कुछ मतलब एक तरीके से बोरो किए गए इमॉर्टल गू थे उसके पास, अपने वाले नहीं। और फेंगयुआन के बाकी इमॉर्टल गू उसके कंट्रोल में नहीं आए थे। हाई लाओलन अब यिंग वुशी की मजबूर एक तरीके से होते हैं ना, मजबूर में सर्वेंट बन जाते हैं, वैसी थी। फेंगयुआन के अलायंस से वो फ्री हो चुकी थी। शीनू पूरी तरह से लॉयल था यिंग वुशी से और ताई बानशेंग को तो सच पता ही नहीं, वो तो अनजान है। हाई लाओलन और यिंग वुशी ने मिलकर उसे डिसीव किया था, यानी पागल बनाया था। ताई बानशेंग कहता है ये क्या हो रहा है? शीनू ने कहा अर्थ एबिस नॉर्मल जगह नहीं है। मतलब ये ना जगह नॉर्मल नहीं है और यहाँ ना एक तरीके से मतलब होता है ना कि भूकंप आना और कभी-कभी बड़ी सी केव में एकदम घुस जाना। अभी जो हो रहा है वो वही था, एकदम भूकंप आने की वजह से एकदम केवें बन रही थी। हाई लेवलन की आइस में एक अजीब सी लाइट चमकी। कहा कि ये केव बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग लग रही है। शीनो कहता हाँ, हर केव इन ह्यूज स्केल का होता है, यानी बहुत बड़ी होती है। बहुत सारी लाइफ फॉर्म मर जाती हैं और उनकी ग्रेजेस और ब्लड से काउंटलेस ब्लड बीस्ट, बोन बीस्ट या कभी-कभी तो ब्लड पाथ और अर्थ पाथ वाइल्ड इमॉर्टल को क्रिएट होते हैं। मास्टर अब क्या करना है? यिंग वुशी चुप खड़ा रहा। कुछ टाइम बाद एक सांस छोड़ी। उसके दिल में फ्रस्ट्रेशन थी। यिंग वुशी सोच के कहता है ये पाथ शैडोसेप्टर ने बनाया था, अर्थ एबिस से निकलने का सेफेस्ट रूट था। और अभी इसी टाइम पे यहाँ केव इन हो गया। यानी ये जो केव इन होता है एकदम भूकंप आना, अंदर और केवे को बन जाना, केव के अंदर ब्लॉक हो जाना, दूसरी केव बन जाना, रास्तों का बदल जाना, ये सब होता रहता है। तो ये कह रहा है कि इसी टाइम पे होना था। सबसे बढ़िया रूट था यहाँ से भागने का और ये उल्टा ये सब हो गया। क्या बोले, कितना कन्वीनिएंट है। उसने थोड़ा-सा कहा कि ये जो हेवेंसविल है ना, ये सब हेवेंसविल का काम है। आगे कहता है मेरा बॉडी हेवन के अगेंस्ट जाकर गू रिफाइन कर रहा था। इससे हेवेंसविल बहुत ही ज़्यादा मतलब कंज़्यूम हुआ, लेकिन लगता है अब हेवेंसविल रिकवर हो चुका है। अब मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा भी है जिसमें हेवेंसविल बहुत ही ज़्यादा है। मतलब मैं हेवेंसविल की नज़र में ही एक तरीके से एक टॉर्च की तरह हूँ, वो मुझे ढूँढ ही लेगा। कहता है अगर मैं अपनी स्पीड पर्पसली स्लो ना करूँ, तो मैं इस केव में फँस ही जाऊँगा। अगर मैं यहाँ के वाइल्ड इमॉर्टल गू को ग्रीड में रुकता हूँ, यानी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे इमॉर्टल गू मिल जाएँगे, उसकी चीज़ में मैं लालच में रुकता हूँ, तो हेवनली कोर्ट ईज़िली मुझे पकड़ लेगा। शायद जो फ़ॉर्मेशन मैंने यूज़ की थी उसकी एक तरीके से डिस्टर्बेंस भी आ जाए और मुझे डिटेक्ट कर ले। यिंगवुशी को हेवेंस विल का डीप समझ था क्योंकि उसका मेन बॉडी इसी विल की वजह से और रेड लोटस डीमन वल्नरेबल इनहेरिटेंस में भी गाइड करा गया था, यही विल सारी दिक्कत है। उसे पता था हेवेंस विल कंज्यूम भी होता है, लेकिन वर्ल्ड की वजह से फास्ट रिकवर भी करता है क्योंकि वर्ल्ड उसे रिकवर करवा देता है। फेंगयुआन के कंपैरिजन में इस टॉपिक पे यिंग वुशी बहुत आगे था। यिंग वुशी सोच में कहता है हेवेंस विल की प्रॉब्लम का हाफ रीजन स्टार कंसलेशन है। मेरी करंट बॉडी ऑर्डिनरी है, मुझे फिक्स सिमुलर ट्रैवल डिफाइन करना होगा ताकि 5 रीजन क्रॉस करके सैडोसैट के बचे हुए फोर्सेस को गैदर कर सकूं और अपना मेन बॉडी सेव करने की स्ट्रेंथ बिल्ड करूं। फिर उसके दिमाग में फेंगयुआन आया और हेटेड और ज़्यादा बढ़ाई। यिंग वुशी कहता है सोच में जब मैं हमने मतलब इमॉर्टल ये जो सवेरियन इमॉर्टल फेटिस गो की रेसिपी बनाया था, तब भी 5 रीजन वॉल का आइडिया था। इसलिए अब फेंगयुआन नॉट ओनली फ्री वॉल्स क्रॉस कर सकता है बल्कि अपना ऑरा भी चेंज करके किसी भी रीजन का गो इमॉर्टल बन सकता है। लेकिन मत सोच कि तू ईज़िली बचेगा। हेवेंस विल तुझे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता पर दूसरों को मैनिपुलेट करके सिचुएशन तो तेरे लिए खतरनाक वाली क्रिएट कर ही सकता है ना, ताकि तू एलिमिनेट हो जाए हेवेंसविल से। देखियो ज़रूर ऐसा होगा। मेरे पे हो रहा है हेवेंसविल का असर तो तेरे पे भी होगा। और हर ट्रिब्यूलेशन के टाइम हेवेंसविल तुझे देखियो ख़त्म करने का चांस तो ज़रूर लेगा जब भी ट्रिब्यूलेशन आएगा। देखते हैं कितने ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव करता है तू। अब तक मैं तुझे खुद एलिमिनेट करने का चांस ढूँढ लूँगा, या तो तू खुद ही हेवेंसविल से मरेगा या तो मेरे से। पर अभी फेंगयुआन उसके लिए एक तरीके से सेकेंडरी मैटर था। सबसे ज़्यादा अर्जेंट था उसका ये कि अपने रेमंड सोल को सेव करना। यानी जो स्पेक्ट्रल सोल डीमन वल्नरेबल है ना, जो उसकी सोल वहाँ पे ट्रैप हो गई ड्रीम रेलम में, वहाँ से जो ड्रीम रेलम में फँसा हुआ है। सोल जब ड्रीम रेलम में होता है तो धीरे-धीरे एकदम ख़त्म होता जाता है। इसलिए यिंग वुशी के पास टाइम भी बहुत कम था। इसलिए उसका मेन फ़ोकस था फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को रिफाइन करना, सैडोसैट के फोर्सेस को इकट्ठा करना, साउथर्न बॉर्डर वापस जाना और जो
एंड एक तो होता है ना सर्कल बनाना, उसे तोड़ना साउथर्न बॉर्डर के गू इमॉर्टल से ड्रीम रेलम के अंदर घुस के वहाँ का तोड़ना फोड़ना जो भी करना है, यानी बस बेसिकली सेव करना। स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल को सेव किया जा सके, बस इतना करना। अब सीन दिखाते हैं साउथर्न बॉर्डर का। फेंग युआन ने स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को एक्टिवेट करा, शूस आवाज आई, वो स्काई में स्वॉर्ड की तरह कट हुआ और फ्लाई कर रहा था। उसके पीछे लंबी सी व्हाइट क्लाउडी लाइन बन गई। नॉर्मली स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को ऐसा इफेक्ट नहीं देता, पर प्रॉब्लम थी कि फेंग युआन की इंजरीज बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। फेंग युआन का फेस भी खराब सा बना हुआ था। उसके पीछे सिर्फ 10 ली की डिस्टेंस पे एक बड़ा सा ग्रुप ऑफ एशियन क्लाउड बीस्ट उसका पीछा कर रहा था, और वही उसकी इंजरीज का रीजन भी था। फेंग युआन के पास रैंक 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू भी था, बट प्रॉब्लम ये थी कि क्लाउड बीस्ट उसकी बॉडी फिक्स स्ट्रक्चर वाली नहीं थी, यानी वो स्ट्रक्चर चेंज करेगी क्योंकि वो क्लाउड है ना इसलिए, और बिल्कुल मड मॉन्स्टर की तरह ही थी, इसलिए उसे इजीली कट या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं था। और दोबारा से वो उस गू को यूज़ करेगा खतरनाक वाली इमॉर्टल गू को, तो एसेंस ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए उसकी ये भी दिक्कत थी।